तो आज हम लोग यहाँ पे फिर से एक और नई मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस बार चिल्लाने वाला नहीं वाला हूँ, हल्की फुल्की जोखिम मारूंगा क्योंकि मानवा पहले से ही फनी है। देन लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत इस डोमेन से होती है जहाँ हम लोग दो हंसों को प्यार मोहब्बत करते हुए देखते हैं। खौफ करो भाई, मुझसे ही डरो कम से कम। खैर तभी दोनों का प्यार यहाँ पे हास्य के अंदर बदल जाता है कि डर के मारे इनकी गर्दनें आपस में ही लिपट जाती हैं। लेकिन इनके सामने एक बुढ़ा जोरों से चीख चीख के कह रहा था कि मैं समय यात्रा कर लिया। इसके बाद हम लोग मेन स्टोरी के मेन हीरो को देखते हैं जिसका नाम येजुन था। तो ये देख के हैरान हो गया था कि उसकी कोमल त्वचा बुढ़े के अंदर बदल गई है। वो कहता है कि मैं तो क्लास के अंदर झपकी मार रहा था, अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया। इसके बाद उसको रियलिटी हिट करती है कि ये तो सब 61 साल का बुढ़ा बन चुका है, ना इसे कोई लड़की भाव देगी, ना ही कभी कॉलेज जा पाएगा और ना ही कभी सुट्टा फूंक पाएगा। येजुन कहता है कि मुझे ये मंजूर नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पे ओल्ड बॉडी की हिस्ट्री जानने की कोशिश करता है, यानी कि ये बुढ़ा कौन है, कहां से आया है, क्योंकि इसे पहले से ही पता है कि मानवा के अंदर काम कैसे चलता है। जिसके बाद वो यहाँ पे इस बुढ़ो की ओल्ड मेमोरी चेक करता है तो फिर हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड को कुंडलियालम बोला जाता है और ये पूरा वर्ल्ड कल्टीवेशन के बारे में ही है। इसके बाद हमें यहाँ पे इस वर्ल्ड की कल्टीवेशन रियलम के बारे में बताया जाता है। ये तुम नहीं जानो तो बढ़िया है, समय के साथ बदलते ही रहते हैं साले ये। इसके बाद हमें बुढ़े के बारे में बताता है कि बुढ़े का नाम ये जुलिन है और इसे तुम्हारा अगर बुढ़ा ना समझना, ये एकदम पावर लेवल का बुढ़ा था जिसको कम उम्र में इसकी फाउंडेशन कोर सब कुछ एस्टैब्लिश हो गया था और ये अपने सेक्ट का यहाँ पे टॉप लेवल का पावर हाउस हुआ करता था, जो कि ईस्टर्न रीजन के जुआन सेक्ट के बीच में था और ये टॉप 6 सेक्ट में से सबसे टॉप पे था। लेकिन भाई की किस्मत के धागे तब उभर गए जब ये किसी मिशन के चलते इवल कल्टीवेटर्स को निपटा रहा था। तभी किसी ने इन लोगों के ऊपर यहाँ पे एम्बुश किया और उसकी जो भी पावर सोना चांदी था वो इसे लूट लिया और उसके डाटियान को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑफ कोर्स इतना बुरी तरीके से करा है तो फिर यहाँ पे दर्द तो होगा ही ना। इसलिए बुढ़े ने पूरी तरीके से यहाँ पे सब चीजों के ऊपर गिव अप कर दिया और हर किसी चीज को अवॉइड करने लगा और अपनी पीक पे रह के अपने दिन गुजारने लगा और ये टोटल 110 सालों तक जिया है। इसके बाद ये जो आगे शुरू हुए कहता है कि मुझे इस बूढ़ी शरीर में ऐसे ही जीना पड़ेगा क्या, इसी तरीके से बिता दूंगा अपनी जिंदगी में। ये जो यहाँ पे सारा गुलाम लगाता है और उसे पता चल जाता है कि ये कल ही निकलेगा, कल ये सड़क से बाहर जाएगा। फिर तभी ये बुद्धि चमकती है और वो बताता है कि जैसे कि हर एक मानवा के अंदर होता है कि टाइम ट्रैवल करने के बाद मेन कैरेक्टर के पास किसी तरीके की चीज या फिर पावर आ ही जाती है, इसलिए उम्मीद अभी भी बाकी है। इसके बाद ये अपनी लाठी पटकता है और चिल्लाते हुए कहता है यो सिस्टम डैडी इज होम, अब आ जाओ, शकल दिखाने का समय हो चुका है। आधा घंटा बीत जाता सिस्टम नहीं आता। जिसके बाद अपनी औकात थोड़ी सी नीचे करता है और प्यार से बोलने लगता है बेबी सिस्टम आ जाओ, पापा घर आ चुके हैं, गले नहीं मिलना क्या। फिर भी 2 घंटे तक कोई भी नहीं आता तो ये अपना लेवल और ज्यादा नीचे करता है और आगे से कहता है भाई मेरे यार मजाक न करो यार, आ जाओ प्लीज। तब भी कोई आता और तब जाके को समझ में आता है कि शायद ये कोई सिस्टम वाली स्टोरी नहीं होगी, कोई आइटम वाली होगी। इसके बाद अपनी जगह खगालता है और उसे यहाँ पे अंगूठी तो मिलती है तो उसको लगता है कि अंगूठी के अंदर कोई बुड्ढा होगा जो कि यहाँ पे उसको पावरफुल टेक्निक देगा। इसलिए वो सिटिंग के अंदर झांकते हुए कहता है कि ब्रो वापस आ जाओ, समय नहीं है, बुली करने का समय नहीं है, आ जाओ, मैं मरने ही वाला हूं, आ जाओ। लेकिन अंगूठी के अंदर से भी कोई आवाज नहीं आती। जिसके बाद अपनी सारी उम्मीदें खो देता है। इसे यही लगता है कि बस अब बुढ़ापे में इसी तरीके से जीना है और वो अंगूठी को पीछे फेंक देता है। जिसके बाद चिल्लाते हुए ऊपर वाले को कोसने लगता है, ये कहते हैं कि जब यहाँ पे लाना ही था तो कम से कम कोई पावर ही दे देते, बिना पावर के मुझे पटक दिया। जिसके बाद वो अंडर कुछ तो कहता रहता है लेकिन तभी सिस्टम यहाँ पे आ जाता है और ये बेचारा मजबूरी में एक्टिवेट हुआ था। ये होस्ट से कहता है कि होस्ट प्लीज सिविलाइज्ड रहो, गाली गलौज ना करो, देरी हो गई थी। तो ये जो जैसे सिस्टम को देखता है तो खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं। वो उसे कहता है कि आखिरकार तुमने अपनी शकल दिखाई दी। मुझे तो ये लगने लगा था कि ये कोई पावर स्टोरी होगी जहाँ पे मैं किसी भी पे ले जा सकता हूं, लेकिन तुम आ गए। इसमें सिस्टम आगे से माफी मांगता है कि सॉरी मैं गहरी निंदा अवस्था में था, फिर आपका न्यू विकेट आपको चाहिए, जिसमें यहाँ पे ये जो आगे से कहता है कि अभी खोलो भाई। इसके बाद जैसे न्यू विकेट खोला जाता है तो फिर उसे यहाँ पे एक स्पेशल एबिलिटी मिलती है जो कि था एडवर्सिटी, बेसिकली कठिनाई या फिर परेशानी। आसान शब्दों में अगर ये जो किसी ऐसे बंदे से टकरा जाता है जो उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जो उससे ज्यादा पावरफुल बना देगा। समझ में नहीं आ रहा ना, आगे देखना। जिसमें ये जो आगे से बौखला ही जाता है वो आगे से कहता है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। मुझे तो लग रहा था कि घंटों भर में तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, कल्टीवेशन बढ़ानी पड़ेगी, ये रिसोर्स वो रिसोर्स, लेकिन तुमने डायरेक्ट मुझे इमॉर्टल ही बना दिया और ऐसे यकीन नहीं हो रहा था। इसमें सिस्टम आगे से कहता है ट्रस्ट मी ब्रो ट्रस्ट मी, ये कोई स्कैम नहीं है, लेजिट फंक्शन है, लेजिट। इसमें ये जो आगे से कहता है कि अब देखो तो मैं कैसे पोंगल करता हूं, मुंह तोड़ दूंगा, ऐसी गाली दूंगा कि सामने वाला खुद ही लड़ने पे मजबूर हो जाएगा। इसके बाद तुम मुझे बचाने के लिए आ जाना और मुझे ज्यादा ताकतवर बना देना उनसे। इसमें सिस्टम आगे से कहता है नो भाई होस्ट, बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पास जीने के लिए 4 घंटे बचे हैं। ये जो आगे से कहता है मजाक कर रहे हो ना। इसके बाद अपने बूढ़े पैरों से भागने लगता है ताकि वो किसी के साथ फाइट कर सके। इसके बाद हम लोग कुछ घंटों के बाद हम ये जो देखते हैं और ये हाफ रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी निकलेगा, इसकी अभी उठ जाएगी और सिस्टम आगे से बोले जा रहा था कि ब्रो बस आपके पास 35 मिनट ही बचे हुए हैं। इसमें ये जो आगे से कहता है कि सबर प्यार बुरा सारी कितनी तेज भाग लूंगा। तब यूजन की नजर एक तरफ जाती है जहां पे कई सारे बीस्ट फाइट कर रहे थे। इसके बाद हम यहाँ पे यूजन के कुछ लोगों को देखते हैं। ये काले कपड़ों वाला यहाँ पे सेक्ट लीडर है, यानी कि ये जो सेक्ट लीडर और इसका नाम यूनियन है, जो कि यहाँ पे सामने वाली टीम से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे सेक्ट के अंदर बिना बताए घुसने की। तो सामने की टीम वाला बंदा यहाँ पे उन लोगों से बदला लेने के लिए आया हुआ था और वो उन लोगों से कह रहा था कि मैं आज तुम लोगों की फील्डिंग सेट कर दूंगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसमें यूनियन से कहता है कि ये बात हजारों सालों पहले है, तुम यहाँ पे लेकिन लोगों को मार रहे थे इसलिए हमें मजबूर तुम्हें यहाँ से भागना पड़ा, लेकिन तुम यहाँ पे बदला लेने के लिए वापस आए हो, तुम्हें शर्म नहीं है क्या। इसके सामने की टीम वाला बंदा आगे से अपने ऑरा को रिलीज करता है और उन लोगों से कहता है कि अभी पता चलेगा कि कौन बदला लेने के लिए आया हुआ है। तो इन लोगों को जैसे उस बंदे का ऑरा महसूस होता है तो ये लोग घबरा जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पे नासन सोलियम पे था। इसलिए वो लोग सेक्ट लीडर से पूछते हैं कि अब वो लोग इसे कैसे हैंडल करेंगे। इसमें यूनियन पीछे मुड़कर उन लोगों को मोटिवेट करता है जिससे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि इन लोगों के पास कोई चॉइस कहां है, इन लोगों को अपने सेट के लिए यहाँ पे मरते दम तक फाइट करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने वेपन्स उठाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एज वी नो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे एक स्टेज मायने रखती है, ये तो साला नासन सोलियम पे है, इसलिए वो यहाँ पे एक करके इन लोगों को भाई गाजर मूली के तरीके सूत्र देता है और उनको पता भी नहीं चलता। साइड से हम लोग ये जो देखते हैं जो लोगों से कहता है हमारे कैसे गुस्सा मार यार, लेकिन क्या करता पूरे शरीर की वजह से इसकी आवाज में मर गई। तो सिस्टम से बार बताया जा रहा था कि होस्ट बस 20 मिनट बाकी है, होस्ट कुछ तो करो इससे पहले कि मैं भी आपके साथ दफन हो जाऊं। लेकिन ये बेचारा क्या ही करता, आवाज आने नहीं थी इसलिए अपनी लाठी उठाता है और दोबारा उन लोगों की तरफ जाने लगता है, लेकिन इसकी कमर टूटे जा रही थी। खैर हम लोग स्टीली बास को देखते हैं जो कि ऑफ कोर्स पावरफुल था, तो ये लोगों को ताने मारे जा रहा था। ये कहते हुए कि तुम लोग तो 2 गोली के इंसान हो। इसके बाद अपने मुंह के अंदर से एक बीम टाइप निकलता है, उसे डायरेक्ट यूनियन के ऊपर फायर कर देता है, जिससे यूनियन और उसके जितने भी साथी थे वो सभी धड़ाम से नीचे जाके गिरते हैं। इसके लिए यूनियन और उसके जितने भी साथी थे वो सब यहाँ पे कोर फाउंडेशन पे थे और वहीं पे अपना चिड़ी बास नासन सोलियम पे था। तो ऑफ कोर्स पावर गैप काफी ज्यादा बड़ा था। वो चिड़ी बास इन लोगों से कह रहा था कि आओ कौन मुझसे लड़ेगा, आज तुम लोगों का फिर मेरे हाथों में है, चुपचाप सरेंडर कर दो। लेकिन उस टाइम चिड़ी बास को यहाँ पे ये जो आवाज सुनाई देती है जो कि उसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये बात के 2 रिश्तेदार तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझसे आगे बात कर। इसलिए वो चिड़ी बास आगे से बोला जाता है, चिल्लाते हुए कहता है बुड्ढे मरना है तेरे को। तो हम लोग ये जो देखते हैं उसने पे लाउड स्पीकर निकाल लिया था और आगे से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि तेरे तक गुदा है तो मुझे मार के दिखा, मेरे बच्चों को परेशान करने के बारे में सोचना भी नहीं। तो ये जो बताता है कि उसे लाउड स्पीकर यहाँ पे ओल्ड बॉडी की रिंग के अंदर से मिला है, मैं तो आज वो यहाँ पे बिना कुछ करे ही नहीं पड़ जाता। जिस पर कॉस्ट चिड़ी बास को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फुल तेजी के साथ यूजन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर यूजन आगे से कहता है ये तो अपना छोटा भाई है। इन सभी लोगों को यूजन के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए ये लोग कहते हैं कि अब तो वो मॉडल होगा, वो बेचारा इसके खिलाफ क्या ही कर लेगा, कहीं वो अपना सैक्रिफाइस देके हम लोगों को बचाने की तो नहीं कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो चिड़ी बास को देखते हैं जो कि यूजन से कह रहा था कि अब मैं तुझे पहले मारूंगा इसके बाद तेरी हड्डियां चबाऊंगा। इसमें यूजन आगे से कहता है कि ये तो मैं करूंगा तुझे गरम तेल में तलने के बाद और मस्त चिकन लेग पीस खाते हुए। यूजन के पास बस 10 सेकंड बाकी थे और वो मन के अंदर सोचता है कि कब तक बातें करेंगे भाई, ये को अटैक कर तो मेरे ऊपर मैं मरने वाला हूं। इसके बाद इसी तरीके से काउंटडाउन शुरू हो जाता है और यूजन चीखते हुए कह रहा था कि मारो मेरे ऊपर। इसके बाद चिड़ी बास यहाँ पे हमला कर देता है, ये कहते हुए तुझे मरने का इतना शौक चढ़ा है तो फिर ये ले। इसके बाद एनर्जी बीम यहाँ पे डायरेक्ट यूजन के ऊपर मारता है। यूजन आगे से कहता है आखिरकार आ ही गया। जैसे ही वहां पे धमाका होता है तो सिस्टम यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है कि होस्ट के ऊपर किसी पावरफुल बंदे ने अटैक किया है। तो यहाँ पे यूजन की कल्टीवेशन यहाँ पे उस बंदे से ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे कि अपना चिड़ी बास यहाँ पे नासन सोलियम पे है तो फिर यहाँ पे यूजन की कल्टीवेशन को मिड स्टेज नासन सोलियम कर दिया जाता है। इसके बाद हंसन यहाँ पे जैसे ही कल्टीवेशन बढ़ती है तो ये बुड्ढे से जवान भी हो जाता है और आगे से कहता है अच्छा तो सिस्टम ने झूठ नहीं बोला था। जिस सिस्टम आगे से कहता है बोला था ना बेबी झूठ नहीं बोलता। इसके बाद ये अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए चिड़ी बास का जो भी अटैक है उसे यहाँ पे डिफॉल्ट मार देता है। इसको देखते हुए सेकंडली चिड़ी बास भी हैरान हो जाता है, वो मन के अंदर सोचता है किसी बन गया मैं। यूनियन और उसके बाकी साथी लोग भी हैरान थे कि अचानक से ये बुढ़ा था ताकतवर कैसे बन गया। इसके बाद हम यूजन को देखते हैं और उसके जवान वाले वर्जन के अंदर जो कि पहले से तो ठीक ही लग रहा था लेकिन बुढ़ा भी होता तो भी मुझे चल जाता। यूनियन और बाकी लोगों से कहता है कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है। तो चिड़ी बास आगे से घबरा जाता है क्योंकि उसकी फीलिंग सेट होने वाली थी और लोगों को पहले से यूजन के बारे में पता है कि वो टॉप लेवल का एक्सपर्ट है। तो यही लगता है कि अब तक जान मुझसे नौटंकी कर रहा था ताकि वो यहाँ पे चिड़ी बास को फंसा सके। यूनियन उसके बाकी साथियों को भी समझ में आ जाता है कि अब तक यहाँ पे ये जो सिर्फ नौटंकी कर रहा था वो चुपके चुपके कल्टीवेट कर रहा था और खुद को यहाँ पे नासन सोलियम में एक्सपर्ट बना लिया ब्रेक थ्रू करके। इन लोगों की बातों से हम लोगों को पता चलता है कि इनके वेस्टलैंड प्रोविंस के अंदर अगर वो यहाँ पे नासन सोलियम के अंदर ब्रेक थ्रू कर ले तो वो काफी ज्यादा खास माना जाता है। चिड़ी बास तो एकदम घबरा जाता है, वो आगे से यूजन से कहता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो बस एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ को छोड़ के जा रहा हूं, चाबी पीने के लिए आऊंगा, बाय बाय। इसमें यूजन का ऑरा पूरी तरीके से बदल गया था, वो आगे से कहता है गलत है, तुमने मेरे सर की फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय
कर दिया, मेरे भाइयों को मार दिया और तुम ये कह रहे हो कि ये सब कुछ बस गलत फहमी से हुआ था। फिर इसके बाद सिस्टम बाहर निकलता है, वो होस्ट से कहता है होस्ट आपने यहाँ पे कल्टीवेशन का पहले लेवल अनलॉक कर लिया है, इसलिए आपको यहाँ पे रैंडम रिवॉर्ड दिया जाता है। और ये रैंडम रिवॉर्ड ऑर्गेनिक टेक्निक थी जिसका नाम ग्रेट डिसोलेशन इंपेरिजिंग हेवंस फिंगर था। वो पे चिली बात से कहता है अगर मैं ऐसा करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हारे क्लैन को खत्म कर दो, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को खत्म कर दो और मुझसे गलती हो गई तो तुम मुझे माफ कर दोगे क्या। वो चिली बात को समझ में आ जाता है कि माफी मांगने से कुछ भी नहीं होगा। तो ये मन के अंदर यही सोचता है कि इसकी कल्टीवेशन ज्यादा थोड़ी नहीं है, मुझसे बस थोड़ी सी तो ज्यादा है, इतना कोई बड़ा गैप नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि अभी बेटा जाओगे, जिस पे ये सुना से यही लाइन मिलता है कि जब तक कोई मुझसे उंगल ना करे तब तक मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन अगर तुम मुझे पहले उंगल करोगे तो फिर मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। और वो चिली बात से कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को जल्दी खत्म कर देना चाहिए, नहीं पता नहीं तुम लोग कितने ज्यादा लोगों की जान लोगे। इस पे चिली बात आगे से कहता है कि ठीक है फिर अब यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है तो फिर भले ही मुझे आज अपने कोर को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना पड़े लेकिन तुम तो जिंदा नहीं बचोगे। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है। तो ये जो आगे से हेवंस फिंगर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद वो यहाँ पे जैसे ही हेवंस फिंगर का इस्तेमाल करता है तो आसमान से यानी कि हेवंस से एक बहुत बड़ी फिंगर लगातार नीचे आ रही थी, जिसको यहाँ पे फ्लो ऑफ द फोर हेवंस बोला गया है। चिली बात से उस फिंगर को दिखता है तो आगे से कहता है कि तुम मेरी बीवी ले लो यार, मेरे बच्चे भी ले लो, लेकिन मुझे जाने दो, अरे मेरा क्लैन भी ले लो यार, तुम सब कुछ ले लो बस मुझे जाने दो। वो आगे से रोते लगते हुए कहता है कि आज तुम सोलियन में पहुंचा था, इतनी जल्दी मर जाऊंगा, मजा भी नहीं उठा पाऊंगा इस गेम का। इसके बाद वो हेवंस फिंगर सीधा आके चिली बात के ऊपर गिरती है तो नीचे का ग्राउंड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और तगड़ा धमाका होता है। वो जब वहां से फिंगर गायब होती है तो चिली बात तो गायब हो गया था, वहां पे कुछ बचा ही नहीं था। उसके जितने भी क्लैन मेंबर थे वो सभी कल्टी मार लेते हैं, ये कहते हुए भागो अगर जिंदगी प्यारी है तो। पीछे से ये आगे से कहता है कि अभी कहां भाई मेरे होते हुए बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वो हेवंस फिंगर का पूरे हेवंस हैंड का इस्तेमाल करता है और उनको भी पकड़ के उन्हें यहाँ पे मसल देता है। इसके बाद वो यूनियन के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने उन्हें हटा दिया, हमारे सेट के अंदर कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा। इस पे यूनियन आगे से कहता है थैंक यू ब्रदर थैंक यू। इसके बाद वो यूनियन से माफी भी मांगता है, ये कहते हुए कि हमें लगा था कि आपकी कल्टीवेशन ट्रिपल हो गई है तो फिर हमने आपको वहां पे भेज दिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग सुकियान जोए को देखते हैं जो कि यहाँ पे हेवनली फ्रेग्रेंस पीक मास्टर है और उन लोगों से कहते हैं कि फालतू की बातें बंद करो, अभी सीधा एकदम बड़ी चोटी पे पहुंचा दो। इसके बाद हम लोग जाउडेंजो को देखते हैं जो कि यहाँ पे हिडन शॉट पीक मास्टर है और ये सभी लोग यहाँ पे येजो की तारीफ करे जा रहे हैं तो उसे यहाँ पे तारीफ से नहला देते हैं। वो येजो आगे से पूछता है कि ये लोग यहाँ पे कहानी पे ले रहे हैं तो फिर उसे यहाँ पे ज्यादा डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है, उसका स्क्रीन टाइम बचेगा। लेकिन उस टाइम में यहाँ पे एक और परेशानी आ जाती है और तभी साइड से दो लोग आते हैं जो कि जख्मी हालत में थे और वो यहाँ पे उन लोगों को बताते हैं कि विंड थंडर सेक्टर वालों ने उन लोगों के ऊपर हमला किया और उनके जितने भी स्पिरिट माइंड्स और वेंस थी उनके ऊपर अटैक करके उन्हें ले गए हैं, यानी कि इन लोगों को लूट लिया गया है। इस पे यूनियन आगे से खून खोल जाता है क्योंकि वो लोग हमेशा से ऐसा ही करता रहे हैं और ना ही कभी लोगों से तमीज से बात किए हैं और ऊपर से बिना स्पिरिट वेंस के इन लोगों की जो कल्टीवेशन है वो यहाँ पे किसी काम की नहीं रह जाएगी। इन लोगों को यहाँ पे स्पिरिट वेंस की जरूरत है ताकि ये लोग कल्टीवेशन को चालू रख सके। इसलिए वो येजो से कहता है कि हम अपने सभी डिसाइपल्स को लेकर यहाँ पे विंड थंडर सेक्टर जाने ताकि वहां से अपने सारे रिसोर्स वापस ले सके। और वो येजो से पूछता है कि तुम्हारा चाहोगे। ये जो हम लोगों को बताता है कि विंड थंडर सेक्टर यहाँ पे 6 सेक्टर में से एक है जो कि पूरे प्रोविंस के अंदर आते हैं। हालांकि उन लोगों ने पहले भी कई बार बवाल किया है लेकिन ऐसा कोई बड़ा बवाल नहीं किया था। अब तो वो लोग डायरेक्ट इन लोगों के ऊपर डाका ही डाल ले रहे हैं, उनके रिसोर्स चुरा ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, वो लोग यहाँ पे डीमन क्लास के साथ में एक साथ बल्कि घूम रहे हैं और इन लोगों के ऊपर लाते बरसा रहे हैं और ये लोग यहाँ पे कुत्तों की तरीके पड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, पावर नहीं है जो बेचारों के पास में। अब उस टाइम सिस्टम बाहर निकलता है और उसको यहाँ पे साइड क्वेश्चन देता है कि उसे यहाँ पे विंड थंडर सेक्टर जाना पड़ेगा कुछ अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड्स के लिए। जिस पे ये आगे से कहता है मुझे पता था कि तुम मुझे पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ देने के लिए आओगे ही, अच्छा हुआ तुमने मुझे यहाँ पे कुछ देने तो मैं फिर मैं जाके कसने वाला था। इसलिए लोगों से कहता है कि तुम लोग अपना काम संभालो, मैं यहाँ पे विंड थंडर सेक्टर जाऊंगा और उन्हें यहाँ पे जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। इस पे यूनियन आगे से गुस्सा दिखाते हुए कहता है ग्रुप हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो बड़े ही सैवेज हो। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है, ये कहते हुए कि तुम लोग को मैं पहले जाता हूँ तुम लोग बाद में आना और वो यहाँ से निकल जाता है। इस पे यूनियन आगे से कहता है कि हमने अगली बार अपने सेट को इतना ज्यादा बैटस देखा था। इस पे कियान जो आगे से कहती है कि शायद से वो लोग ये जो के सामने दोबारा यहाँ पे 6 बिग सेट्स के अंदर बदल सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे विंड थंडर सेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पे ये जो सेट के लूटे हुए माल के बारे में कह रहे थे कि जो भी प्लान बनाया था वो काफी ज्यादा स्मूथ चला गया। पहले लोगों ने चिली बास को उनके साथ भिड़वा दिया, जिसके बाद पीछे से उनकी स्पिरिट वेन को ही चुरा लिया और अगर ऐसा ही चलता है तो फिर हम लोग बहुत ही जल्द यहाँ पे टॉप सेट के अंदर बदल जाएंगे। तो फिर लोगों को ये भी चिंता हो रही थी कि डीमन किंग इन लोगों के पीछे न पड़ जाए और धोखा दे दे, लेकिन इन्हें इस चीज से भी डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्टर से कोई बंदा आया था जो इन लोगों के सेक्टर के साथ रह रहा है। इसके बाद हम लोग चन युवान हाई को देखते हैं जो कि विंड थंडर सेक्टर का मास्टर है और यहाँ पे किसी एल्डर मुझसे कह रहा था कि मैंने सुना कि मेरा बेटा वहाँ पे कई सारी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहा है और वो यहाँ पे आपके किसी बहुत ज्यादा बड़े वनरेबल एल्डर का डिसाइपल बन गया है। इसके बाद हम लोग एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पे चन युवान हाई से कहता है कि जैसा कि मैंने कहा मैं यहाँ पे ये न्यूज़ देने के लिए आया हुआ था, तुम्हारे बेटे के हाथ में ग्रेट सन वनरेबल टेक्निक मिल गई और साथ ही में उनका टीचर भी, इसलिए तुम्हारा बेटा बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा लेजेंड बनने वाला है। इस पे चन युवान हाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो आगे से कहता है मुझे पता था मेरे बेटे के पास इमॉर्टलिटी का यहाँ पे पोटेंशियल है। इसके बाद एल्डर अपने पास यहाँ पे नासन सोलियन वाली पिल निकालते हैं और चन युवान हाई को देते हुए कहते हैं कि ये तोहफा है जो कि तुम्हारे बेटे ने भिजवाया है। इस पे चन युवान हाई और उसके जितने भी चेले थे वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये पिल उन लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे नासन सोलियन का कल्टीवेटर बना देगी। इसलिए चन युवान हाई काफी ज्यादा खुश था, वो आगे से कहता है मेरा बेटा मेरे लिए ध्यान रख रहा है। साथ में चन युवान हाई यहाँ पे एल्डर से ये भी कह देता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम और है जनाब, एक डीमन किंग हम लोगों को परेशान कर रहा है, उसके बारे में क्या। इस पे एल्डर आगे से कहता है उसको हम देख लेंगे, आप चिंता न करिए। इस पे चन युवान हाई और भी ज्यादा खुश, वो आगे से कहता है कि आप यहाँ पे आए हम लोग धन्य हो गए और आगे से सफाई भी दिखा था अगर हम लोगों ने डीमन किंग से पंगा लिया होता तो फिर आज हम लोग यहाँ पे रिसोर्स को लूट ना पाते कुछ लोगों से। उस टाइम यहाँ पे ये जो एंट्री मारता है उसका धमाका कुछ ज्यादा भयंकर था, सभी लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है और ये जो लोगों से कहता है अच्छा ये है तुम लोगों का विंड थंडर सेक्टर। चन युवान हाई पीछे मुड़के कहता है कि कौन है जो मेरे इलाके में इस तरीके से बवाल मचाने के लिए आया हुआ है। इस पे ये जो आगे से कहता है कि वो मैं हूं जो यहाँ पे तुम्हारे इलाके के अंदर बवाल मचाने के लिए आया हुआ हूं। वो पे उन सभी लोगों को ये जो भी और समझ में आ जाता है कि वो नॉसेंट सोलियन पे है। वो पे यूजर ने अपनी क्वेस्ट पूरी कर ली थी तो सिस्टम उसे यहाँ पे ह्यूमन किंग सील एंड ग्रेट वाइड आर्ट टेक्निक देता है। वो पे चन युवान हाई को ये जो नाम सुना सा लग रहा था लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा है कौन और उसे पूछता है कि तुम्हारे सेट के अंदर किस लिए आए हुए हो। इस पे यूजर अपना पूरा बायो डेटा और आगे से कहता है कि बेवकूफ ना बनो, तुम लोगों ने डीमन के साथ टीम अप करके हमारे ऊपर हमला किया और हमारे माल को लूट लिया। डीमन को तो मैं पहले ही मिटा चुका, अब तुम्हारी बारी है। तब जाके चन युवान हाई को ये जो के बारे में याद आता है कि ये वही बंदा जिसने अपनी सारी कल्टीवेशन खो दी थी लेकिन अचानक से नासेंट सोलियन पे आ गया है और उसे पता था कि ये यहाँ पे है तो फिर डीमन किंग पहले ही मारा जा चुका है, अब उनका अगला नंबर लगने वाला है। इसलिए वो पीछे मुड़ के एल्डर से कहता है कि हमें करना चाहिए क्या कुछ और वो मन के अंदर ये सोचता है कि जब तक एल्डर यहाँ पे है तब तक उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं है, वो रिलैक्स कर सकता है। वो एल्डर की कल्टीवेशन यूजन से ज्यादा थी तो वो यूजन के सामने धौंस मारे थे, ये कहते हुए कि अपने घुटनों में बैठ जाओ अपने हाथ पैर तोड़ दो तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन ये उनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता, वो आगे से कहता है क्या रे बुड्ढे हड्डी टूट गई क्या तेरी, जिस तरीके से जवानी उछाल मार रही है। इस पे एल्डर की सुलग जाती है जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे अपनी और कल्टीवेशन को रिलीज करते हैं जिसका और यहाँ पे काफी ज्यादा हाई था तो वो सभी लोगों को उड़ाते हुए जा रहा था और सभी लोगों को समझ में आता है कि एल्डर यहाँ पे डिवाइड ट्रांसफॉर्मेशन रियल में है और यकीन हो गया था कि ये जो तो गया अब उसकी यहाँ पे फील्डिंग सेट हो चुकी है। इसलिए चन युवान हाई काफी ज्यादा खुश था और वो ये जो से कहता है कि तुझे क्या लगा कि तू यहाँ पे आएगा और कुछ भी कर लेगा, आज तेरा खेल खत्म है बेटे और तुझे यहाँ पे खत्म हो जाएगा, वैसे ही हम लोग यहाँ पे परफॉर्म ह्यूमन सेट को दुनिया से ही मिटा देंगे। इसके बाद वो ये जो से कहता है कि भीख मांगो तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हें शायद से छोड़ दूं, लेकिन ये उसका चेहरा बता रहा था कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो आगे से कहता है कि तुम बस डिवाइड ट्रांसफॉर्मेशन रियल में ही हो, कोई भगवान नहीं हो जो यहाँ पे आके कुछ भी कर लोगे। भाई सिस्टम ने ऐसा वरदान दिया है कि भाई कुछ भी कर सकता है और ये वाला एटीट्यूड पूरे चैप्टर चलता है, बंदा बिल्कुल भी नहीं घबराता किसी भी चीज से, पूरा टाइम एकदम केयरफ्री रहता है। इसके बाद हम लोग यूनियन और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे विंड थंडर सेक्टर आ चुके थे और वो यहाँ पे बाकी डिसाइपल्स के साथ फाइट कर रहे थे। जिन्हें वैसे यहाँ पे एक डिसाइपल लोगों को बताता है कि एल्डर वो फेदर सेक्टर इमॉर्टल से यहाँ पे आए हुए हैं जो कि इसमें विंड थंडर सेक्टर के अंदर रुके हुए हैं। इसमें यूनियन काफी ज्यादा हैरान होता है तो वो डिसाइपल आगे से बताता है कि तुम्हें क्या लगा हम लोगों के पास हिम्मत कैसे है कि हम लोग डायरेक्ट तुम्हारा माल लूटने के लिए वहां पे पहुंच गए, हमारे पास पहले से ही यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्टर की तरफ से सपोर्ट था इसलिए हम यहाँ पे आए थे। वो बीच में तो बस एक मोहरा था बचे रहे तो फिर वो लोग यहाँ पे उनके नौकर बनकर रह सकते हैं, लेकिन तब तक युवा नहीं उसका यहाँ पे गला उड़ा देता है और लोगों से कहता है कि वो लोग यहाँ पे ये जो बचाने के लिए आए हुए हैं तो उसे बचा के ही वापस जाएंगे। वही लोगों को यकीन था कि ये जो यहाँ पे शायद से किस्मत के भरोसे एल्डर के खिलाफ टिक सकता है, इसलिए लोगों के पास उम्मीद थी, इसलिए वो लोग यहाँ पे ये जो बचाने के लिए जा रहे थे। वही यूनियन ने फैसला कर लिया था कि उसे अपनी जिंदगी देनी पड़ जाए लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे ये जो बचा के रहेगा भले उसे यहाँ पे भीख क्यों ना मांगनी पड़े। लेकिन मीनवाइल हम लोग ये जो को देखते हैं जिससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था वो शैतानी हंसते हुए कहता है कि तो गोली के एल्डर ही तो हो क्या ही उखाड़ लोगे। इस पे चन युवान हाई को ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो का दिमाग खराब हो गया है एल्डर की कल्टीवेशन को दो इसलिए वो फालतू की चीजें बढ़ा रहा है। एल्डर खड़े होते हैं और ये जो कहते हैं कि तुम बस एक दो गोली के कल्टीवेटर हो, तो एक दो गोली की जगह से तुम्हारा यहाँ पे सेक्टर बस एक चीटी की घोंसले के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि फेदर इमॉर्टल सेट के सामने तुम लोग टिक भी पाओगे, हम फूंक मारे तुम हवा में ही गायब हो जाओगे, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे गुस्सा दिला दिया, भले तुम भीख मांगो तब भी मैं यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे सेट तुम्हारे पूरे सेट को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तुम लोग जानते हो कि ये जो पहले हमला
पड़ता है, इसलिए वो यहाँ पे ड्रमो
को उंगल करते हुए कहता है, बुड्ढे अगर तेरे अंदर अभी भी जवानी की चिंगारी जिंदा है तो मेरे ऊपर एक हमला करके दिखा। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, दो गोली की चीज है। आज 1v1 करते हैं, देखते हैं कि कौन जीता है और जो जीतेगा वही बनेगा सिकंदर और सामने वाला बनेगा बंदर। तो फिर एल्डर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपने यहाँ पे डिवाइन हैंड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे चंद्र भाई अपने मन के अंदर सोच रहा था कि ये तो जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे उनका सेट भी उनका हो जाएगा, यानी कि रिसोर्स और बाकी सभी लोग। और सिस्टम जैसे डिटेक्ट करता है कि हांसन के ऊपर हमला हुआ है तो वो यहाँ पे हांसन की कल्टीवेशन को बढ़ा के पीक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन के अंदर चेंज कर देता है, जिससे उसकी कल्टीवेशन जैसे ही बढ़ती है तो वो इसलिए यहाँ पे एल्डर के अटैक को रोकता है और आगे से कहता है कि बस इतना ही दम है क्या। इसको देख के एल्डर भी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से कल्टीवेशन 69 सोल रियल्स से डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे कैसे बढ़ गई। चंद्र भाई को यकीन नहीं होता है कि यहाँ पे परफॉर्म हेवन सेट जैसे दो गोली के सेट के पास भी यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर हो सकता है, जिससे वहां पे पूरी तरीके से चिंता का माहौल बन जाता है क्योंकि सभी लोग घबराए हुए थे। इससे यहाँ पे हांसन पूरी तरीके से इलाके को डोमिनेट कर पा रहा था। फिर चंद्र भाई एल्डर से कहता है कि वो लोग क्या करेंगे, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एल्डर आगे से कहता है कि चिंता ना करो, तुम्हें याद है ना कि मैं पैदल इमोर्टल सेट से आया हुआ हूं, मेरे पास ऐसी कई सारी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में ये सोच भी नहीं सकता है। जिस पे ये जो आगे से उंगल करते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुझसे भी ज्यादा बेहतर टेक्निक है क्या। जिस पे एल्डर आगे से एक टेक्निक का यूज करते हुए कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि हमारी टेक्निक तुम्हारे से दो गोली से बेकार होगी क्या। जिसके बाद आगे से टॉप टायर अर्थ ग्रेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि ये देख ये है टाई अज़ुरे वुड प्लाम टेक्निक। जिसके बाद आगे से यहाँ पे अज़ुरे वुड प्लाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ये जो के ऊपर हमला करते हैं। जिसमें सभी लोग आगे से यहाँ पे दोबारा उस अर्थ ग्रेड टेक्निक की तारीफ कर रहे थे और हम लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे टेक्निक मॉडल ग्रेड स्पिरिट ग्रेड परफॉर्म ग्रेड अर्थ ग्रेड हेवन ग्रेड सॉवरेन ग्रेड इवन स्पिरिट ग्रेड टेक्निक्स होती है जिनको यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल समझा जाता है। और डिवाइन स्टेज यानी कि कल्टीवेशन स्टेज के बाद में टेक्निक्स यहाँ पे पावर लेवल को मेजर करती है, यानी कि कल्टीवेशन से होने के बावजूद अगर आपके पास ज्यादा पावरफुल टेक्निक है तो फिर तुम्हारी फील्डिंग सेट है। इसलिए एल्डर को लग रहा था कि अभी भी वो यहाँ पे ज्यादा पॉइंट में है और वो यहाँ पे ये जो की फील्डिंग सेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो टेक्निक को सीधा सिस्टम नहीं दी थी तो पता नहीं उसका ग्रेड क्या है और बताया भी नहीं गया। लेकिन ये जो एल्डर से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इस तरीके की टेक्निक्स को दिखा के मुझसे जीत सकते हो। इसके बाद आगे से ह्यूमन किंग सील का इस्तेमाल करता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि यूजन के पीछे से यहाँ पे उसकी डिवाइन बॉडी या जो भी कह लो वो आ जाता है और उसको देख के यहाँ पे ये लोग घबरा गए थे और पता चलता है कि यहाँ पे यूजन की टेक्निक ना ही सॉवरेन ग्रेड की है और ना ही हेवन ग्रेड की, पता नहीं कौन सी ग्रेड की, लेकिन ये दोनों से ही ज्यादा हाई लेवल की है। जिसके बाद ये जो आगे से सील का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एल्डर के ऊपर अटैक करता है जिसका नाम दी हेवन किंग रीजंस सुप्रीम था। जिसके बाद वो बॉडी अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और एल्डर को यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करती है तो एल्डर आगे से पाप टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। और जब एल्डर को समझ में आ जाता है कि उनका गेम बच चुका है तो आगे से कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, पैदल इमोर्टल सेट के नाम पे ही छोड़ दो। लेकिन ये जो घंटा भरने पड़ता था उसे पता था कि उसके सामने कोई भी आ जाए वो यहाँ पे जीतेगा ही जीतेगा, इसलिए वो आगे से वही लाइन पेलता है कि मैं किसी को उंगल नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुझे उंगल करेगा तो फिर मुझे सिंगल पीस में भी नहीं छोड़ता। तो भले यहाँ पे मारे जाओ, तुम्हारा सेट आ जाए वो भी यहाँ पे मारा ही जाएगा। एल्डर आगे से कह रहे थे अगर मैं मारा गया तो फिर तुम्हारे साथ तुम्हारा सेट भी पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा। लेकिन ये जो घंटा भरने पड़ता है जिसके बाद वो यहाँ पे बॉडी के पाप का इस्तेमाल करते हुए एल्डर को पकड़ता है और यहाँ पे क्रश कर देता है जिसके बाद उनकी सिर्फ बॉडी हवा में ही गायब हो जाती है। तो चंद्र भाई जैसे ये देखता है तो वो तुरंत पार्टी बदल लेता है और नीचे जो कि यहाँ पे ये जो कहता है कि हमें छोड़ दो, हम तुम्हें सर्व करने के लिए रेडी है, वो भी पूरी जिंदगी भर। इसी के साथ यहाँ पे जितने भी मेंबर थे वो सभी अपने घुटने टेक देते हैं और ये जो कहते हैं कि तुम्हारा कुत्ता बनने को भी राजी है। ये जो सफर को सामना कर देता है तो चंद्र भाई आगे से कहता है कि मेरा बेटा यहाँ पे बहुत जल्द इमोर्टल बनने वाला है और वो इसमें यहाँ पे पैदल इमोर्टल सेट के किसी एल्डर का डिसाइपल है। क्या तुम इसमें ये खतरा मोल लेने को राजी हो क्योंकि वो फ्यूचर में आके तुम्हारे सेट को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसमें ये और भी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो इसे यहाँ पे इमोर्टलिटी यहाँ पे कल्टीवेशन हासिल कर सकता है। इसलिए वो आगे से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं तुम्हें मिटा दूंगा तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उनके सेट के ऊपर हमला करता है और उनके सेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। वह चंद्र भाई आगे से कहता है कि आज उसने जो यहाँ किया है उसका बेटा 100 गुना उसे वापस लौटाएगा। जिसके बाद ये उनके सेट को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और पीछे रह जाती है तो वो नासन सोलियल वाली पील और ये आगे से कहता है कि मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे सो कॉल्ड इमोर्टल बेटे का आने का। जिसके बाद वो भी तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट के अंदर बदलेगा। जिसके बाद यहाँ पे यूनियन और बाकी लोग आ जाते हैं जो कि यहाँ पे को जिंदा देख के काफी ज्यादा खुश थे। वो लोगों से कहता है कि तुम्हें चिंता क्यों हो रही है, मैंने बोला था ना कि मैं सेट का अकेले ख्याल रखूंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यूनियन को भी लग रहा था कि यहाँ पे एल्डर भी है इसलिए वो यहाँ पे का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा इससे पहले कि पैदल इमोर्टल सेट का एल्डर यहाँ पे आ जाए। लेकिन ये जो अपना हाथ छुड़ाता है और बताता है कि उसको तो उसने पहले यहाँ पे मार दिया है। इसलिए यहाँ पे यूनियन काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये जो पहले यहाँ पे पैदल इमोर्टल सेट के एल्डर को मार गिराया जबकि वो दोनों ही यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन पे थे। जिसमें क्या जो आगे से कहती है कि देखा जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो कल्टीवेशन काफी ज्यादा है और वो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। वह यूनियन को भी यकीन नहीं हो रहा था तो ये जो उसे कहता है कि चिंता न करो, मैं यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियल में ही हूँ, जल्दी से यहाँ पे विन सेट का माल लूटो और यहाँ से चलते हैं। वह यूनियन को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो असल में यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियल में है। उस टाइम पे जो यहाँ पे आता है जो कि उन लोगों को बताता है कि उसे यहाँ पे नासन रियल की पिल मिली है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है किसी की कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए। जिस पे ये जो आगे से कहता है कि ये पिल तो यहाँ पे सेट मास्टर के पास जानी चाहिए यानी कि यूनियन के पास में, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग रहेगा तभी तो सेट यहाँ पे ताकतवर बनेगा। तब इससे बाहर निकलता है और वो ये जो बताता है कि आसपास के इलाके में उसके यहाँ पे पावरफुल डिसाइपल ढूंढा गया है जो कि यहाँ पे इमोर्टल रैंक का डीमन सेट का मास्टर है। अगर ये उसको सक्सेसफुली अपने डिसाइपल बना लेता है तो फिर उसको यहाँ पे अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये जान के ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे यहाँ पे डिसाइपल रिक्रूट करने का मौका मिला है जो कि इमोर्टल रैंक का डीमन सेट का मास्टर है। वो ये जो अपने मन सोचता है कि वो डिसाइपल का इस्तेमाल करके यहाँ पे इमोर्टलिटी सीधा हासिल कर सकता है यानी कि डायरेक्ट इमोर्टल बन जाएगा। जिसके बाद वो यहाँ पे वेस्टलैंड को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकेगा। वो यूनियन और किंग्सवॉल को यहाँ पे इस बात की चिंता हो रही थी कि उन लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे विन सेट के साथ में इमोर्टल पैदल इमोर्टल सेट को यहाँ पे उंगल कर दिया है और वो लोग यहाँ पे उनके सामने कभी भी टिक नहीं पाएंगे। यूनियन को भी पता है कि उन लोगों ने कुछ ऐसा यहाँ पे छेड़ दिया है जिसको वो लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो यूनियन से कहता है कि वो एक पावरफुल इमोर्टल जीनियस है, इसलिए उसको यहाँ पे अपना फ्यूचर वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको यहाँ से निकल के कहीं और जाना चाहिए इससे पहले कि यहाँ पे पैदल इमोर्टल सेट उसके पीछे आए। अगर वो लोग यहाँ पे आते भी है तो वो लोग अपनी जिंदगी गवा के यहाँ पे यूजन को प्रोटेक्ट करेंगे और अगर यूजन जिंदा रहता है तो उन लोगों के पास अभी भी चांस है कि उनका सेट यहाँ पे अमर रहेगा। पीछे से जाओ और कियाजो भी आगे से ये कहते हैं कि तुम जाओ हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। बाकी डिसाइपल्स भी आगे से ये कहते हैं कि तुम जाओ हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, आप जिंदा रहने चाहिए। इसको देख के यूजन भी काफी ज्यादा हैरान था कि इन लोगों के बीच में इतनी ज्यादा एकता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और यूनियन से कहता है कि हाइपिंग के लिए शुक्रिया लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी बिना सोचे नहीं किया है, मुझे पक्का यकीन है अगर वो लोग आएंगे तो फिर मैं उनको हैंडल कर लूंगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है, तुम लोग आराम से अपनी जिंदगी जियो। इसके बाद वो यूनियन से कहता है कि तुम लोगों पे मालूम तो मुझे जरूरी काम आया है, मैं जा रहा हूं। इसके बाद वो प्लग चपकते हैं यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम लोग जंगलों के अंदर एक फीमेल को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे एक बुढ़ा पड़ा हुआ था जो कि उसे कह रहा था कि एक खूबसूरत नारी मुझसे ना भागो, हमारे साथ आओ, जिसके बाद हम लोग मिलकर मजे करेंगे। जिसमें वो फीमेल आगे से चिपके हुए कहती है कि साले मैं लड़का हूं, भाग जा यहां से, कितनी बार बोला है तलवार है, लेकिन वो बुढ़ा नहीं मानता था। वो आगे से कहता है ना तुम्हारी से खूबसूरत त्वचा इतनी खूबसूरत है कि किसी लड़की की हो ही नहीं सकती, मुझे झूठ ना बोलो। इसके बाद वो फीमेल हम लोगों को बताती है कि वो यहाँ पे सेंट्रल रीजन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करती थी, डिमोनिक फ्लेम सेट की लीडर जो अपने एनिमीज को चारों खाने चित किया करती थी। इसके पास यहाँ पे ट्रू इमोर्टल की फाउंडेशन भी थी और उसके बाद जो कल्ट था वो यहाँ पे कई सारे लोगों से भरा पड़ा था और उसके पास टोटल यहाँ पे 10,000 एल्डर्स थे। पूरी की पूरी सरकार इसके यहाँ पे अंगूठों तले दबी हुई थी और सबको इसकी तारीफ किया करता था। लेकिन तभी बेचारे के ऊपर कई सारे एनिमीज ने हमला कर दिया जिसके बाद इसकी कल्टीवेशन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया और ऊपर से इसके सेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे बुरी तरीके से कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद इसकी परेशानियां कम नहीं हुई, एक संगी बुड्ढा भी इसके पीछे पड़ चुका है इसको लड़की समझने के चक्कर में। उस टाइम बुड्ढा अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ती हो, मुझसे रहा नहीं जाता। जिसपे वो लड़की भी आगे से यहाँ पे क्रिम्सन फ्लेम सील का इस्तेमाल करते हुए अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन ये अटैक काफी नहीं था इसलिए वो तलवार उसके सील को तोड़ते हुए उसको सीधा जा लगते हैं। जिसके बाद वो आराम से नीचे जाके गिरती है कि देखो वो बुड्ढा हैरान हो जाता है कि एक बंदे जिसकी कल्टीवेशन पे फाउंडेशन स्टेज पे है लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे उसके गोल्डन कोड लेवल के अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा है। जिससे उसे समझ में आ जाता है कि ये बंदा पक्का यहाँ पे एक राइजिंग स्टार होगा अपने किसी मेजर सेट का। लेकिन इस बंदे को घंटा भर नहीं पड़ता। वो आगे से कहता है कि वो सबसे पहले इसके यहाँ पे जुगी पिटेगा जिसके बाद में कुछ सोचेगा जुगी मीन से गुथम गुथाई। इसके बाद वो यहाँ पे अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए उसे यहाँ कैद कर लेता है और उसे कहता है कि आप कहाँ जाओगे, अब तो गिव अप कर दो। और उस लड़की को समझ में आ जाता है कि ये नहीं मानने वाला। वो बुड्ढा आगे से कहता है स्वीट हार्ट हमारे पास पूरा दिन नहीं है, अच्छे बच्चे बनो, इसमें ज्यादा दर्द नहीं होगा, बस हल्का सा दर्द होगा चीटी काटने जितना। जिसपे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद अपनी छाती चीर के कहता है कि देख देख ले लड़का हूं मैं साले। जिसपे उस बंदे को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो आगे से कहता है कि मैंने तो अपना सब कुछ बदल लिया भाई, अब देर में इस लड़की का पीछा कर रहा था फालतू में। जिसके बाद लड़का आगे से कहता है कि देख ले तुमने मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे जाने दो। लेकिन वो बुड्ढा आगे से कहता है रुको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, बुड्ढे को ईट से लड़ानी है, नो इज फॉलोइंग दिस कोड, इफ देयर इज अ होल देयर इज अ गोल। जिसको लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो आगे से कहता है कि बस बहुत हो गया, तो साले उस लोगों में से जिनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जा सकता। जिसके बाद अपने कोड को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि खुद को उड़ा लूंगा लेकिन तुझे कुछ करने नहीं दूंगा।
दूंगा मैं। उसको देख के तो वो बंदा हैरान हो जाता है कि इस तरीके की टेक्निक से ला कहां पे रहा है, सिर्फ फाउंडेशन स्टेज पे, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा धमाका करने वाला है। जिसपे वो बंदा चीखते हुए कहता है कि तूने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। इसके बाद वो यहाँ पे पावरफुल का इस्तेमाल करता है और सामने की तरफ उस बंदे के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसपे वो बंदा आगे से कहता है कि रुक जाओ यार, हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन तब तक धमाका हो जाता है और वो दूर जाके गिरता है। उस लड़के के इस अटैक की वजह से वो बंदा तो मारा गया था, लेकिन यहाँ पे उसकी कल्टीवेशन और वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और उसका कोर यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होते होते बचा था। फिर इसके बाद खड़ा होता है और यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था आराम करने के लिए, लेकिन उसके यहाँ पे दूसरा बुढ़ा आता है जो कि आगे से कहता है कि वो तो ये डिजर्व करता ही था, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। इसके बाद वो सामने की तरफ देखता है कि कौन है वहाँ पे, तो सामने से बुढ़ा बाहर निकलता है जो कि आगे से कहता है कि ना मैं उसके साथ नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की चिंता नहीं है। इसमें वो लड़का आगे से कहता है कि ठीक है फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे, लेकिन तभी वो बुढ़ा उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अंडरस्टैंड, उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे सीक्रेट्स के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुम्हारी त्वचा के पीछे भूलेगा था कि तुम्हारी टेक्निक इतनी ज्यादा हाई कैसे है। इसके बाद उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि बताओ तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी कैसे है। वो बोलेगा यहाँ पे हार मान चुका था, उसे ये लग रहा था कि उसका सारा प्लान यहाँ पे चौपट हो गया और वो यहाँ पे जिंदा भी नहीं बचेगा, उसका ऐसे ही होने वाला है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये जो एंट्री मारता है उसको देखिए वो बुढ़ा हैरान हो जाता है कि नासिर सोडियम का बंदा यहाँ पे क्यों आ गया और उसे ये लग रहा था कि ये जो यहाँ पे उस लड़के के सपोर्ट गया हुआ है उसका एल्डर बिल्डर है ये कुछ। वो भी यूजुअल को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसके डिसाइपल के साथ उगल कर रहा है। फिर इसके बाद वो बुढ़ा सीधा यहाँ पे सरेंडर करता है और यूजुअल से कहता है कि आपको ये चाहिए ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे जानता ही नहीं। लेकिन ये जो लगे से हेवन का इस्तेमाल करते हुए उस बुढ़े के दिल के अंदर छेद कर देता है और उसे गट्टे के अंदर यहाँ पे खत्म कर देता है। इसको देख के तो लड़का भी हैरान हो जाता है कि इसने तो बस एक उंगली से ही यहाँ पे इस बुढ़े की विलिंग कर दी, अगला नंबर मेरा तो नहीं है। वो भी जो सिस्टम से कहता है कि यार तुम मुझे पहले एक्सप्लेन करो, ये कोई बवाल नहीं है, ये बंदा सच में यहाँ पे डिमोनिक का लीडर और ये सच में डिमोनिक मॉडल बनने वाला है कि नहीं, इसकी कल्टीवेशन तो किसी बच्चे से भी कम है, सिर्फ फाउंडेशन स्टेज पे है, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इससे सिस्टम बाहर निकलता है और वो यहाँ पे यूजुअल से कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, वो सच में एक मॉडल था, एक डिमोनिक कल्ट का लीडर, लेकिन हाल ही में साले की कल्टीवेशन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर तुम यहाँ पे आई ऑफ द इनसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें ये बिल्कुल ऐसा ही करता है। जिसके बाद जैसे ही वो यहाँ पे आई ऑफ द इनसाइड का इस्तेमाल करता है तो फिर उसे यहाँ पे इस लड़की की सारी जानकारी मिल जाती है कि ये पहले फॉर्मर फ्लेम कल्ट लीडर हुआ करता था जो एक मॉडल कल्टीवेटर था, जिसका टैलेंट यहाँ पे हेवीली ग्रेड फायर स्पिरिट रूट है जो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और कल्टीवेशन अभी के लिए फाउंडेशन स्टेज है, जेंडर यहाँ पे मेल है और इसका नाम यहाँ पे होंग कियान ये है। ये जो ये देख कर जाता है कि ये तो सच में लौंडा है। इसके बाद वो यहाँ पे इस लड़की की पूरी जानकारी देता है कि इसके बाल चिकने हैं, त्वचा एकदम चिकनी है, एकदम सिल्की है, इतने लंबे कि तो लड़कियों के भी नहीं होते हैं। कोई यहाँ पे एक नजर में इससे धोखा खा जाता है कि ये लड़की है या नहीं। कोई पे कियान को ये लग रहा था कि अब ये जो उस पर लाइन मारेगा उसको भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है वो, बस जो कि पीटने से मतलब है सबको। कोई जो अपने मन के अंदर ये भी सोच रहा था कि इसके टैलेंट के साथ में भले इसकी कल्टीवेशन भी यहाँ पे लो है, लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट दिया जाए तो ये इजीली यहाँ पे पावरफुल कल्टीवेटर बन सकता है कुछ ही सालों के अंदर ही। कोई कियान उसे घूरे जा रहा था क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ये जो उसकी जुगी पीटने वाला है। इसके बाद ये जो यहाँ पे कियान से कहता है कि मैंने देख लिया कि तुम्हारे पास कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स हैं, मेरे डिसाइपल बनने चाहोगे, अब से मैं तुम्हारा मास्टर कहलाऊंगा। जिसमें कियान नोटिंग करता है कि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है ये जान के कि ये जो उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है, लेकिन वो मन के अंदर सोचता है कि ये हरामी मेरे सीक्रेट्स के पीछे है। लेकिन कियान यहाँ पे खुद को भी हल्के में नहीं लेता, उसे ये लग रहा था कि ये जो सिर्फ यहाँ पे नासिर सोडियम का कल्टीवेटर है तो वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे उससे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, जिसके बाद वो उसकी जुगी पीटना शुरू कर देगा। क्योंकि उसको ये तो पता है कि ये जो यहाँ पे कभी भी लेवल अप कर सकता है कभी भी। वो ये नोटिस करता है कि यहाँ पे कियान काफी ज्यादा खुश नहीं है तो उसे ये लगता है कि वो यहाँ पे उसका डिसाइपल नहीं बनना चाहता है। वो कियान को पता था कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी इस लेवल पे नहीं कि वो यहाँ पे ये को हरा सके, इसलिए फाइट करने का कोई फायदा ही नहीं है। और वहीं पे ये बिल्कुल भी ये जो अपना मास्टर नहीं मानता कि वो किसी भी एंगल से उसका मास्टर बन सकता है, इसलिए कियान का प्लान यही था कि वो जैसे यहाँ पे ये जो ज्यादा पावरफुल होगा वो उसकी बुद्धि पीट देगा और भाग जाएगा यहाँ से। इसलिए अभी के लिए वो रटनी करते हुए यहाँ पे ये जो अपना मास्टर मान लेता है, ये कहते हुए कि मैं आपके लिए सदा संत डिसाइपल बन गया हूँ मास्टर। और मन के अंदर ये सोचता है कि किसी दिन वो अपनी गरिमा अपनी प्राइड को वापस लेगा जो उसने यहाँ पे गवाया है, ये जो अपना मास्टर मान के। वो से कहता है कि अच्छा तो अब से मैं तुम्हें यहाँ पे लिटिल होंगे कि बुलाऊंगा। कियान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसकी सुलह रही थी लेकिन उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो दिखा सकता है। वो अपने मन के अंदर सोच रहा था कि ये जो झूठी काइंडनेस दिखा रहा है अपने चेहरे पे वो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन जाके यहाँ पे असली हरकतें नहीं दिखा सकता। और उसे पता है कि कियान का क्या प्लान है कि वो जैसे ही ताकतवर होगा वैसे ही वो यहाँ पे धोखा दे देगा। उसे यहाँ पे सिस्टम बाहर निकलता है जो कि यहाँ पे यूजर को उसका रिवॉर्ड देता है डिसाइपल बनाने के लिए, जो कि यहाँ पे ऑटो कल्टीवेशन मोड उसकी डिवाइन स्किल्स के लिए यानी कि उसकी जो टेक्निक्स है वो यहाँ पे अपने आप ही कल्टीवेट करती रहेंगी, यानी कि ग्रेड बढ़ता रहेगा। जबकि ये जो बस बैठ के यहाँ पे चिल करेगा, जिसके बाद सिस्टम उसे एक और रिवॉर्ड देता है जो कि यहाँ पे बुरियल हेवन कॉफिन था। ये यहाँ पे एक तरीके की टेक्निक या फिर ऑब्जेक्ट था या फिर कोई डिवाइस या फिर आर्टिफैक्ट जिससे यहाँ पे यूजर की जो 108 स्किल थी वो यहाँ पे अनलॉक हो जाती है, जिससे वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वहीं पे कॉफिन का ग्रेड बताया जाता है जो कि थर्ड ग्रेड स्पिरिट लेवल का था। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे दोबारा स्किल बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पे बदल दिया गया है। तो फिर तुम लोग ये सब कुछ याद रखो। अब इसे बुरियल कॉफिन के बारे में बताया जाता है जो कि यहाँ पे किसी भी चीज को बुरियल कर सकता है, यानी कि दफन कर सकता है, या तक कि हेवंस को भी, कोई भी चीज जिसके अंदर ट्रैप हो सकती है, कोई भी चीज यहाँ तक कि पूरा वर्ल्ड भी। क्योंकि ये जो टैलेंट यहाँ पे अपग्रेड हो गया था इसलिए सिस्टम उसको यहाँ पे रिवॉर्ड देता है, जिसके अंदर उसको यहाँ पे फायर टाइप की स्किल मिलती है जो कि 3000 फ्लेम सुपरा थी। ये टेक्निक यहाँ पे किसी भी ओनर की जो फायर ओरिजिन रहता है यानी कि फायर रूट्स रहता है उन्हें ठीक कर सकता है। इसको देखिए ये समझ जाता है कि ये उसकी किसी काम की नहीं है क्योंकि उसे यहाँ पे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास रूट ही कहाँ है। और वो मन के अंदर सोचता है लेकिन मुझे इस तरीके का कैरेक्टर है उसके लिए यहाँ पे सभी रिवॉर्ड्स पूरी तरीके से सूट करते हैं क्योंकि उसके साथ जीनियस यहाँ पे कोई पैदा ही नहीं होता है। पहले चैप्टर में भीख मांग रहा था सिस्टम से कि आ जाओ, वही कियान अपने मन के अंदर सोचता है कि देखो तो कैसे जीनियस वाली एक्टिंग कर रहा है जबकि जीनियस मैं हूं, बस बेटा एक बार मेरा लेवल अप होने दे जिसके बाद देख मैं तेरी कैसे टीपीटी करता हूं। वही ये जो जानबूझ के यहाँ पे कियान को उंगली कर रहा था वो उसे कहता है कि तुम थोड़ा सा नाराज दिखाई दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लायक नहीं हूं क्या। जिसपे कियान की फटी आगे से कहता है बिल्कुल नहीं, मेरा चेहरा ऐसा है आपको लगा होगा लेकिन मैं दिल से बहुत ज्यादा खुश हूं। और कियान अपने मन के अंदर सोचता है कि बेटा बस समय की बात है। इसके बाद ये जो आगे से वही सूत्रा फायर वाली टेक्निक बाहर निकलता है जो कि वो यहाँ पे कियान को देखते हुए कहता है कि अब तुम मुझे यहाँ पे मास्टर नहीं समझ रहे हो तो फिर मुझे खुद को यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा, इस टेक्निक को यहाँ पे इस्तेमाल करो, ये तुम्हारे जैसे के लिए सबसे बढ़िया टेक्निक रहेगी। वही कियान को पहले नजर में ये लगता है कि ये किसी दो की टेक्निक होगी जो कि ये जो उसे फ्री में दे रहा है, लेकिन जब वो यहाँ पे टेक्निक करना पड़ता है तो उसे यकीन नहीं होता, वो आगे से कहता है कि ये किस तरीके की फालतू टेक्निक होगी। लेकिन जब वो उस टेक्निक को अच्छे देखता है तब उसे समझ में आ जाता है कि ये टेक्निक तो उसके लिए यहाँ पे टिकट की तरीके जो डायरेक्ट उसे यहाँ पे इमोर्टैलिटी तक लेके जाएगी, ताकि ऐसी चीजें यहाँ पे सेंट्रल रीजन के अंदर मिलती रहेगी कि ये टॉप टायर की टेक्निक्स है। और जो टेक्निक यहाँ पे कियान के पास है उसके मुकाबले में ये की टेक्निक पूरी तरीके से सोना है, सोना खरा सोना। वही कियान हम लोगों को बताता है कि ये टेक्निक का जो लेवल है वो यहाँ पे सीनियर रैंक पे है, सीनियर रैंक से टॉप लेवल टेक्निक्स के मामले में। वो पेज अपने मन के अंदर सोचता है कि इसके साथ में उसकी जो पावर है वो यहाँ पे स्काईरॉकेट कर जाएंगे और वो कुछ देर के अंदर टॉय मॉडल में बदल जाएगा। पीछे से ये जरूर से कहता है कि चेहरे को देख के लगता है कि तुम्हें टेक्निक पसंद आई है, जिसपे कियान आगे से कहता है हां काफी ज्यादा पसंद आई। और वो मन के अंदर ये सोचता है कि हरामी को ऐसी टेक्निक्स मिलती कहां पे, कहां मिल गई ये टेक्निक। ये जो ये रुकता है जिसके बाद अपने पास एक पिल भी बाहर निकलता है और कियान को देते हुए कहता है कि ये लो इसे तुम्हारी कल्टीवेशन को रिस्टोर बूस्ट दोनों कर देगी। इसको देख के कियान दोबारा हैरान होता है कि ये पिल यहाँ पे फायर ओरिजिन पिल जो कि यहाँ पे उसकी कल्टीवेशन को रिस्टोर के साथ में उसकी कल्टीवेशन को बढ़ा भी देगी। इसको देख के कियान और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि ये सब कुछ क्या मेरे लिए है। कियान हम लोगों को बताता है कि ऐसे कल्टीवेटर्स के लिए जो कि फायर बेस्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यहाँ पे फायर ओरिजिन पिल किसी अमृत से कम नहीं है। ये पिल लोगों को यहाँ पे बूस्ट प्रोवाइड करती है और साथ में यहाँ पे उनकी पावर लिमिट को भी बढ़ा देती है जिससे शायद से वो यहाँ पे इमॉर्टल के साथ में भी फाइट कर सके। ये हिंट है आगे तुम्हें काम देगा, मतलब पहले बता देगा कि यार अपने ज्यादा स्ट्रांग लोगों से फाइट करेगा। और अपने मन में ये सोचता है कि हरामी को ऐसी चीजें मिली कहां से, आज तक उसे ऐसी चीजें नहीं मिल पाई है जबकि वो यहाँ पे एक तो इमॉर्टल हुआ करता था। वो पेज उसके दोबारा मजे लेते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे गिफ्ट्स के ऊपर डाउट है क्या, वापस कर दो उन्हें। इस पे आगे से कहता है नहीं मालिक आपके लिए तो अपनी जान भी दे दो, ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। और वो मन में ये सोचता है कि यहाँ पे ये जो टेक्निक के बारे में पता नहीं होगा इसलिए वो यहाँ पे उसे दे रहा है, इसलिए वो यहाँ पे मक्खन पानी लगाया जा रहा था। वो पे ये जो बस कियान के एक्सप्रेशन देखने में मजा आ रहा है कि ये कैसे रोटनी कर रहा है। इसके बाद ये उससे कहता है कि फिर मैं
यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट देता हूं, यानी कि देखता हूं कि कोई हमला ना बोल दे तुम पे। इस पे कियानी बिल्कुल ऐसा ही करता है। पिल खा के वो कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। वहीं यूजुन के सामने कियानी साबित कर देता है कि वो सच में ट्रूई मॉडल है, क्योंकि पिल खाने के तुरंत बाद ही उसकी कल्टीवेशन यहाँ पे खटाखट नासिम सोलियरम तक पहुंच जाती है। यानी कि पलक झपकते ही वो यहाँ पे साबित कर दिया कि वो सच में ट्रूई मॉडल हुआ करता था। इसके बाद कियानी ये चीखते हुए उठा, ये कहते हुए कि सेंट्रल रीजन में आ रहा हूं, इंतजार करो मेरा। इसके बाद वो यूजुन से कहता है कि माफ कर दो, बस बहल गया था मैं थोड़ा सा। ये से कहता है कि सारा सामान उठाओ, अपना बोझा बिस्तर, चलते हैं सीधा फाउंटेन सिटी की तरफ, जहां पे तुम अपने बाकी लोगों से मिलोगे। इसके बाद अगला सीन का होता है जहां पे सभी लोग इकट्ठा थे और वो सभी लोग यहाँ पे यूजुन के बारे में ही बात कर रहे थे। और उस टाइम पे वहां पे यूजुन भी आ जाता है और सभी लोग देख के खुश हो जाते हैं कि यूजुन वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ पे कियानी को देखते हैं तो अब तुम हर कोई यहाँ पे कियानी को लड़की ही समझता है। बहुत कम लोग जानते हैं उसे, क्योंकि चेहरा ही कुछ ऐसा है। तो वो लोग आगे से कहते हैं ये मुर्गी कौन है भाई मालिक के साथ में। वहीं पे कियानी जब यहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर्स को देखता है, डिसाइबल्स को देखता है, तो वो मन के अंदर सोचता है ये कल्टीवेटर्स ये तो कचरे से भी ज्यादा बेकार है। इसके बाद यूनियन और बाकी लोग वहां पे आ जाते हैं और वो यूजुन से पूछते हैं कि ये मोहतरमा कौन है। जिस पे यूजुन यहाँ पे कियानी के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और आगे से कहता है कि ये मेरी नई डिसाइबल जिसको मैंने हाल ही में रोड से उठाया है। साला किनारे रो रही थी बेचारी। वहीं पे यूनियन काफी ज्यादा हैरान था कि यूजुन को इतनी जल्दी डिसाइबल भी मिल गया और किया जो थोड़ा सा हैरान हुई थी कि यहाँ पे यूजुन ने इतनी जल्दी लड़की भी ढूंढ ली अपनी डिसाइबल के तौर पे। लेकिन अभी कियानी का पारा हो जाता है। वो आगे से कहता है लड़का हूं मैं, दिमाग में बात ये डाल लो। जिससे किया जो काफी ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि यहाँ पे कियानी की कल्टीवेशन नासिम सोलियरम है जो उससे काफी ज्यादा हाई है। लेकिन यहाँ पे यूजुन कियानी के मुंह के ऊपर फट से थप्पड़ मारता है और उसे कहता है सीनियर सिस्टर है तुम्हारी, तमीज से बात करो, जल्दी से माफी मांगो। इस पे कियानी बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो आगे से यहाँ पे तमीज से माफी भी मांगता है कि वो यहाँ पे थोड़ा सा घमंडी हो गया था और मन के अंदर सोचता है कि वो अभी ये बेइज्जती सह ले रहा है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे डिवाइन टेलीविजन स्टेज पे पहुंचेगा तैसे ही वो यहाँ पे सभी लोगों से बदला लेगा इस बेइज्जती का। इसके बाद ये जो लोगों से कहता है कि देखो भाई भारत मिलाप हो गया, अब मैं जा रहा हूं अपनी पीक पे, मुझे वहां पे कुछ काम है। इसके बाद यहाँ से कल्टी मार लेता है ये कियानी के साथ में। वहीं पे यूनियन और कियान दोनों हैरानी हो गए थे कि यहाँ पे यूजुन तो एक दिन के अंदर लगातार बम पे बम गिरा ही जा रहा है। इसके बाद अगला सीन हमारे प्यारे यूजुन की मिस्टिक पीक का होता है, यानी कि उसके घर का। वहीं पे यूजुन कियानी से कहता है कि ये तुम्हारा ही घर है, अच्छे से घूमना। वहीं पे कियानी का मुंह बन गया था, वो आगे से कहता है थैंक्स, लेकिन मन के अंदर सोचता है कि ये जगह कूड़ा खाना है, कूड़ा खाना। उसके फायर डिपार्टमेंट के अंदर किसी गरीब के पास भी इससे ज्यादा अच्छी जगह रहती है और उसे सच में यही रहना पड़ेगा क्या। वहीं पे यूजुन आगे से डायलॉग मिलते हुए चला जाता है कि कमजोरी से जगह के बारे में कंप्लेंट करते हैं, ताकत लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसी चीजें कल्टीवेटर्स के लिए मायने नहीं रखती, उनके लिए सब कुछ यहाँ पे बराबर रहता है। और ये फिलॉसफी पेलने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है ये कहते हुए कि अपना ख्याल रख लेना। जिस पे कियानी मुंह बना के यही कहता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मन के अंदर सोचता है कि कैसे रहूं मैं यहाँ पे। इसके बाद अगला सीन फाइनल इमॉर्टल सेट का होता है जहां पे हम लोग चन यूनहाई के बेटे और साथ में उसके एल्डर को देखते हैं जिसने उसे अपने डिसाइबल बनाया हुआ है। वहीं पे एल्डर का जो प्लेट था वो यहाँ पे टूट गया था, जिससे यहाँ पे चन यूनहाई के बेटे के एल्डर को समझ में आ जाता है कि ये मास्टर को कि एल्डर की जान वहां पे जा चुकी है। बाय द वे इस एल्डर का नाम यहाँ पे टू रेड इनहेरिटेंस हॉल्स एल्डर जो यांग है। वहीं पे चन यूनहाई का जो बेटा था वो आगे से यहाँ पे एल्डर जो यांग से कह रहा था कि उसी की गलती है, उसने यहाँ पे एल्डर को उसके फादर के पास पे ले जाने के लिए भेजा था, क्योंकि एल्डर यहाँ पे मारे जा चुके हैं तो फिर उसको यहाँ पे अपने फादर के सेट की चिंता हो रही है, इसलिए वो ऐसे छोड़ के बाहर जाना चाहता था। चन यूनहाई के बेटे का नाम जाओ है और एल्डर जो यांग उसे कहता है कि ये सब चीजें तुम्हारे लिए सच में मैटर रखती हैं क्या, मैंने तुम्हें अपने डिसाइबल के तौर पे चुना है, इसका मतलब जानते हो क्यों। जिस पे सब बताता है कि उसके पास इमॉर्टल सन बॉडी है, जिसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे आगे जाके इमॉर्टल बनेगा। इस पे एल्डर जो यांग आगे से कहता है ये तो बस छोटा सा हिस्सा है जो मैंने तुम्हारे अंदर देखा, असली मकसद ये है कि मैंने तुम्हारे अंदर एक सीरियस एम्बिशन देखा था, कोई ऐसा जिसके पास यहाँ पे ताकत की भूख है, जो किसी भी चीजों से यहाँ पे पीछे नहीं रुकता और इन छोटी-मोटी चीजों से तो बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वो से कहता है कि टू इनहेरिटेंस कंपटीशन आने वाला है, तुम्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए। दूसरे डिसाइबल्स को हराओ, टॉप स्पॉट क्लेम करो, इसके बाद तुम सेकंड यहाँ पे वो रिसोर्स देगा जो तुम्हारे लिए जरूरत रहेंगे, इसके बाद तुम एक इमॉर्टल बनोगे। लेकिन जो अभी यहाँ पे सेट को चेक करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन एल्डर जो यांग साफ मना कर देता है ये कहते हुए कि वो विन थंडर सेट को चेक करने के लिए किसी और को भेज देगा, उसे यहीं पे रुकना है और प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ जीतने में ध्यान दो और कुछ भी नहीं। तो फिर जो आगे से कुछ भी नहीं कह पाता और वो तुरंत यहाँ से कट लेता है। इसके बाद हम लोग जो यांग को देखते हैं जो कि बड़े आराम से कुर्सी पे बैठ के आराम फरमा रहा था और साथ में वो यहाँ पे कियानी को ऑर्डर देते जा रहा था, ये कहते हुए कितना इंतजार करोगे भाई खाना लेके आओ। इसके बाद हम लोग कियानी को देखते हैं जिसको यहाँ पे यूजुन ने वेटर बना दिया था और वो उसके लिए खाना लेके आ रहा था। वहीं पे कियानी को समझ में नहीं आ रहा था कि यूजुन यहाँ पे इतना बड़ा कल्टीवेटर कैसे बन गया, जबकि वो साला कल्टीवेशन के ऊपर फोकस भी नहीं करता, सिर्फ खाने के बारे में सोचता रहता है। वहीं पे हम लोग यूजुन को देखते हैं जो कि खाने पीने के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता था, वो यहाँ पे खाने के मजे ले रहा था। जिसके बाद वो कियानी से भी कहता है कि तुम भी बैठ लो यार, शर्मा काहे ले रहे हो। लेकिन कियानी मना कर देता है ये कहते हुए कि वो कल्टीवेशन से ही खुश है। लेकिन यूजुन फोर्स करते हुए कहता है कि खाओ भाई, कल्टीवेशन का फायदा ही क्या जब तुम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए कियानी को मजबूरन वो खाना ही पड़ता है और उसे ये लग रहा था कि ये तो बस एक दो कोड़ी का मीट ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जैसे वो यहाँ पे बाइट लेता है तो फिर उसे यहाँ पे चरम की प्राप्ति हो जाती है, उसकी छठी इंद्री खुल जाती है, मतलब खाना इतना पसंद आता है कि ये रोने लगता है। यूजुन पूछता है कि कसुए काहे लिए बाहर ही हो। फिर इसके बाद कियानी अपनी बैक स्टोरी बताता है कि जब वो छोटा हुआ करता था तो ये भूख के मारे मरता था और सिर्फ एक बाइट के लिए तरसता था और तब उस टाइम की वो एक बाइट उसके लिए यहाँ पे इतनी ज्यादा मनमोहक रहती थी कि वो उसको यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। लेकिन जब से उसने यहाँ पे कल्टीवेशन शुरू किया तब से वो सिर्फ यहाँ पे पावर ताकत और सिर्फ स्ट्रेंथ के पीछे ही पागल था और उसका पीछा कर रहा था। उसने यहाँ पे लाइफ को एंजॉय करना ही छोड़ दिया था और ये भी यहाँ पे ये उनकी बातों से हमें मिलाता है कि लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ताकत होने का फायदा ही है जब तुम लाइफ को एंजॉय ना कर सको। वहीं कियानी ने बस ये सोचते ही कल्टीवेट कर लिया था, वो डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे आ गया था। ये देखो तो यूजुन हैरान था कि इस बंदे के पास सच में सीरियस टैलेंट है। यहाँ तक कि कियानी भी हैरान हो गया था कि वो तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसके बाद यूजुन से कहता है बधाई हो, तुम मेरे लेवल पे आ चुके हो, बस 2-3 कदम पीछे हो क्योंकि ये मेरी स्टेज पे है। वहीं कियानी अपने मन के अंदर सोचता है कि शायद समय आ चुका है ये जो उसकी औकात दिखाने का, क्योंकि वो सेमी लेवल पे है, बस एक कदम पीछे है उसे। जिसके बाद लोग यूजुन को देखते हैं जो कि यहाँ पे ये ज्ञान से कहता है कि तुमने पेट पूजा कर लिया, तुम्हारी कल्टीवेशन में इंप्रूव हो गई है, अब तुम्हें तुम्हारे मास्टर के कंधों के ऊपर हाथ फेर देने चाहिए और मसाज देनी चाहिए। लेकिन पीछे कियानी को देखते हैं जो कि खून से उबल रहा था, वो आगे से कहता है कि तू मेरे को ऑर्डर देगा, मैं तेरे कंधे दबाऊं। इसके बाद वो सोच रहा था कि मुझे उसकी कतर उखाड़ लेनी चाहिए कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन तभी यहाँ पे एक दूसरा डिसाइबल भी आ जाता है जो कि यहाँ पे यूजुन को रिपोर्ट देने के लिए आया हुआ था कि यूनियन ने उसे बुलाया किसी अर्जेंट मैटर से, जो कि यहाँ पे वो उसके साथ डिस्कस करना चाहता है। जिससे यहाँ पे ये कियान का प्लान फ्लॉप हो जाता है, इसलिए यूजुन को जाना ही पड़ता है। वो पीछे ये कियान अपने मन के अंदर सोच रहा था कि ऐसी अपॉर्चुनिटी अब दोबारा नहीं आएगी, लेकिन उसे चिंता की बात भी नहीं थी क्योंकि यूजुन हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है बिना किसी डिफेंस के, उन्हें उसका काटा रहता है। बेटा तू बच गया, नहीं तेरी फीलिंग्स अच्छी थी आज। इसके बाद ये यहाँ से निकल जाता है, ये कहते हैं कि तुम यहीं पे रुको और प्रैक्टिस करो, जब मैं वापस लौटूं तो मेरे पैर दबा देना। जिस पे ये कियान चीखते हुए कहता है घंटा मेरा दबाए तेरे पैर, अगली बार तू आएगा तेरे पैरों से ही तेरा गला घोटूंगा मैं। इसके बाद हम लोग सेट को देखते हैं और यहाँ पे काफी टेंशन वाला माहौल था, सभी डिसाइबल्स आपस में बात कर जा रहे थे कि वो लोग क्या करेंगे, काफी ज्यादा सीरियस मामला है। तब यहाँ पे यूजुन एंट्री मारता है और वो पूछता है कि सभी लोगों के चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए भाई, कुछ हो गया क्या, कुछ बड़ा जो तुम लोग इतने ज्यादा परेशान हो। यूनियन ये जो बताता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा अर्जेंट है, कुछ सालों पहले यहाँ पे वीए किंगडम उनके प्रोटेक्शन के अंडर आता था, इसलिए उनका सेट उन्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करता था। हम लोगों ने यहाँ पे एक अपील भेजी है प्रोटेक्शन के लिए और उनकी मदद मांगी है। यूनियन उनको बताता है कि वीए किंगडम के अंदर काफी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें होने लगी हैं, कई सारे सिविलियंस यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस वे में मरते जा रहे हैं, उनकी जो बॉडी है उनके अंदर से खून पूरी तरीके से निकाल लिया जाता है और यहाँ पे घोसले स्टेट के अंदर डाल के छोड़ दिया जाता है। ये सब इंसिडेंट इतना ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुके हैं कि ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। वहाँ पे कभी-कभी तो रातों रात पूरी सिटी है यहाँ पे एक शमशान बदल जाती है और पूरा टाउन एक घोस्ट के अंदर बदल जाता है। ज्यादातर शक यहाँ पे डिमंस के ऊपर ही माना जा रहा है कि डिमंस ये सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए यूनियन ने कुछ डिसाइबल्स को भेजा था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन वो भी बेचारे लौट के वापस नहीं आए। और आज सुबह भी किंगडम ने यहाँ पे दोबारा एक और रिपोर्ट भेजी है, ये कहते हैं कि अभी सभी इंसिडेंट यहाँ पे आसपास इलाके में भी होने लगे और तो किंगडम के पूरे इलाके में ही होने लगे हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पे इस chaos को और ज्यादा फंड नहीं दे सकते, इससे उन लोगों को भी यहाँ पे दिक्कत होगी, इससे इन लोगों के सेट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ज्यादा डिसाइबल्स वहां से ही आते हैं और फ्यूचर में इन्हें डिसाइबल मिलने में दिक्कत होगी। ये जो लोगों से पूछता है कि किसी का किसी के पास आ गया, किसी ने देखा कि सभी जो के पीछे कल्प्रिट कौन है या फिर कोई भी यहाँ पे एविडेंस। इस पे किया जो है एकदम बेवकूफों वाली बात करती है कि जिन्होंने देखा वो मर ही गए होंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर उन लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ तक कि डिसाइबल्स के अंदर भी कमी आ सकती है, यहाँ पे उनका जो रेट है वो नीचे गिर सकता है। वेस्टलैंड बेसिकली जहाँ पे लोग रहते हैं वो पहले से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम कल्टीवेटर्स को जन्म दे पाता है और मुश्किल से यहाँ पे सिर्फ नर्सन सोल एक्सपर्ट दिखाई देते हैं, इसलिए अगर यहाँ पे कोई पावरफुल हुआ तो फिर क्या वो लोग इस चीज को हैंडल भी कर पाएंगे, उनकी कैपेबिलिटी भी है। वो ये पूरा यकीन था कि यहाँ पे सभी इंसिडेंट्स के पीछे कोई पावरफुल बंदा ही है क्योंकि उनके डिसाइबल्स में से कोई भी बच के वापस नहीं आया। उसी टाइम सिस्टम बाहर निकलता है और वो यहाँ पे ये जो एक नई क्वेश्चन दे देता है कि उसे वीक किंगडम जाके इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि इन सभी आपदाओं के पीछे रूट कॉज क्या है। इस पे ये जो सिस्टम से कहता है कि यार तुम्हारी टाइमिंग तो एकदम इनकैपेबल है। इस पे सिस्टम आगे से शर्माते हुए कहता है कोई बात नहीं होस्ट। इसके बाद होना क्या था, ये जो यहाँ पे यूनियन से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे आराम फरमाओ, हम लोग खुद जाएंगे वीक किंगडम और पता लगाएंगे कि इन सभी चीजों के पीछे कौन है, उसकी बुद्धि वहीं पे चिपका देंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वीक किंगडम से वादा किया है तो वादा तो निभाना पड़ेगा ही ना। इसके बाद ये जो यहाँ से निकल जाता है, ये कहते हैं कि तुम लोग इंतजार करो अच्छी न्यूज़ आने का, मैं तो चला। इस पे लोग यहाँ पे ये जो दोबारा
तारीफ करे जा रहे थे। वहीं पे जाओ कियानो से पूछता है कि ये जो इसको हैंडल भी कर पाएगा। इस पे कियानो को ये पर पूरा यकीन था कि यहाँ पे ये किसी भी चीज को हैंडल कर सकता है। इस पे बाकी लोग आगे से ये कहते हैं अगर ये जो हैंडल नहीं कर पाया तो फिर उन लोगों का वेस्टलैंड पूरी तरीके से डूब हो जाएगा, यानी कि जाएगा। इस पे यूनियन लोगों से कहता है कि इन सभी चीजों पर फोकस ना करो, अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करो ताकि हम लोग यहाँ पे ये जो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना करें। इसके बाद होना क्या था, ये जो सीधा सबसे पहले घर पे गया था जहाँ पे उसने कियानो को पकड़ा और उसे अपने साथ लिया। ये कहते हुए कि तुम होम डिलीवरी हमारे साथ चलो। वहीं पे कियानो का मुंह बना हुआ था कि वो जबरदस्ती यहाँ पे ऐसी जगह पे ले आया जो पूरी तरीके से खराब जगह है। हालांकि कियानो को कोई दिक्कत नहीं थी, उसके लिए यहाँ पे एक ट्रिप की तरीके थी जहाँ पे वो यूजन को मार के फेंक भी देगा तो भी किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद यहाँ पे ईस्टर्न वेस्टलैंड वे किंगडम का एक पीस पॉसम विलेज का था जहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे। जिससे यूजन को समझ आ जाता है कि विलेज के ऊपर बैंडिट्स यानी कि लुटेरों ने हमला कर दिया और वो विलेज को लूटने के लिए आए हुए हैं। वहीं पे कियानो को ये नहीं लगा था कि ऐसा कोई मैटर लोगों की अटेंशन के लिए लायक भी है। वहीं पे जो विलेज का चीफ था वो आगे से कहता है कि हमारे पीछे पड़े हुए हम लोग तो साला पहले से ही फेमस है गरीबी के तौर पे। हम लोग तो बस खेती बाड़ी करते हैं, मुर्गियां पालते हैं, बकरा पालते हैं, सीप पालते हैं, मछलियां पालते हैं, तो हमसे क्या ही लोगे, हमारे पास तो हमारी जिंदगी के अलावा कुछ हो ही नहीं। जिस पे सामने वाला लुटेरा आगे से कहता है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी ही तो चाहिए और क्या चाहिए मुझे। जिसके बाद वो अटैक करते हुए उन लोगों से कहता है कि चुपचाप अपनी जिंदगी मेरे हवाले कर दो, तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं होगा। साथ ही में इसके जो भी चले थे वो आगे से कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिसके बाद वो पता नहीं किसी अजीब तरीके की टेक्निक इस्तेमाल करता है और उन सभी लोगों का यहाँ पे जो ब्लड था उसे यहाँ पे सींचने लगता है अपनी बॉडी के अंदर। इससे सभी लोगों का ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था और वो डायरेक्ट उस बंदे के अंदर जा रहा था। वहीं पे कियानो इस टेक्निक को यहाँ पे देख लेता है और उसे पता चलता है कि ये किसी तरीके की डार्क आर्ट है। वहीं पे वो मन के अंदर सोचता है कि ये टेक्निक यहाँ पे उसे किसी पुराने रिश्तेदार से मिलती जुलती है, रिश्तेदार ने मतलब पुरानी जान पहचान जो कि यहाँ पे सेंट्रल रीजन के अंदर रहा करता था, लेकिन वो तो कई सालों पहले ही मारा जा चुका है। तो फिर उसकी ये सीक्रेट आर्ट्स यहाँ पे कैसे घूम रही है। वहीं पे ये जो नोटिस कर लेता है कि कियानो को टेक्निक के बारे में कुछ पता है। तो वो आगे से नोटिस करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं पता मुझे मालिक, मैं तो एक अच्छा बच्चा हूं। तीसरे उससे कहता है कि साले तेरा चेहरा बता रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। हालांकि वो ज्यादा यहाँ पे ये कियानो नहीं करता इस सवाल से रिलेटेड, लेकिन कियानो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर ये चीज उस पर्सन से रिलेटेड है यानी कि भाई बंदा जो यहाँ पे टेक्निक का ओरिजिन क्रिएटर है तो फिर ये ट्रिप उतनी सिंपल नहीं जाने वाली है जितनी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद जो भी इनोसेंट लोग थे विलेज वाले वो सब आगे से चीखने लगते हैं कि उन्हें नहीं मरना है वगैरह वगैरह और उसने ये जो लुटेरे के पीछे एंट्री मारता है उसे ये कहते हैं कि तुम्हारा हो गया चमगादड़ की दूसरी औलाद, खून पी लिया तुम, चलो तुम्हारा समय आ चुका है चांदी के चम्मच में चांदी की चटनी चाटने का। अगर तुम्हें जो समझ में नहीं आया खून जो स्लाइस टू वैम्पायर को चांदी से दिक्कत होती है, लेकिन वो ये जो हमला कर देता है ये कहते हैं कि तू कौन है, तू मेरा मजाक क्यों उड़ा रहा है। लेकिन ये जो हेवन स्पिनर का इस्तेमाल करते हुए उसका पहला हाथ ही उड़ा देता है, इसे गुंडे की फटी। जिसके बाद अपना हाथ पकड़ के जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। वो ये जो कहता है कि इतना ज्यादा बवाल करने की जरूरत नहीं है, हमें बस थोड़ी बहुत बातें तो करनी है। वो गुंडे के जितने भी चले थे वो सभी घबरा गए थे अपनी लीडर की ऐसी हालत को देख के। वो लीडर को समझ में आ जाता है कि ये जो यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियल का कल्टीवेटर है, तो आगे से माफी और भीख मांगने लगता है। ये जो कहता है कि तुम लोग कहां से आए ये सबसे पहले बताओ। इस पे वो गुंडा आगे से बताता है कि वो पहले इसी किंगडम का रॉयल गार्ड हुआ करता था, लेकिन बाद में प्रिंस ने उसे यहाँ पे डेथ सेंटेंस दे दिया क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसको उसे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि वो यहाँ पे बेफालतू में मरना नहीं चाहता था क्योंकि उसने जो क्राइम किया है उसे क्यों मिले, इसलिए वो यहाँ से भाग गया। ये जो समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जो गार्ड ने देखा था उसी से उसे यहाँ पे डार्क आर्ट फॉर्म के बारे में पता चला है, लेकिन वो गुंडा बताता है कि उसे यहाँ पे इस डार्क आर्ट के बारे में प्रिंस से पता नहीं चला। उसने बस प्रिंस को कहीं पे जाते हुए देखा, जिसके बाद वो आगे नहीं गया और वहीं से भाग गया। और रही बात डार्क आर्ट की तो फिर उसने यहाँ पे किसी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन से इसके बारे में सीखा है जो अपनी जान बचा के भाग रहा था और उसे यहाँ पे उनकी ओरिजिन के बारे में नहीं पता है। वहीं पे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उन लोगों ने इसे यहाँ पे सिखा भी दिया कुछ बिलिया बदले में। जिसपे वो गार्ड पीछे मुड़ के विलेज की तरफ देख के बताता है कि उन लोगों ने बस उसे इतना ही बोला कि उसको यहाँ पे इसी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे कल्टीवेशन को अपनी एनहांस करने के लिए और यहाँ पे दूसरे लोगों के ब्लड को एब्जॉर्ब करना है और खुद को बचाने के लिए इन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए आ रहा था बिना कुछ सोचे समझे। और अगर तुम्हें कुछ फ्री में मिले इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्ट तुम खुद हो, दैट्स द रूल ऑफ यूनिवर्स। कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है। ये जो ऐसा ही लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इन सभी क्राइसिस के पीछे ही होगी जो इस समय किंगडम के अंदर चल रहे हैं। तो कियानो को पक्का यकीन हो जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन और ये टेक्निक यहाँ पे उसी बंदे से लिंक है जिसके बारे में कियानो सोच रहा है और वो पक्का यही भी होगा। इसके बाद ये उनसे पूछता है कि वो इस बारे में क्या सोचता है, लेकिन कियानो आगे से कहता है उसे कुछ भी नहीं पता और मन के अंदर सोचता है कि ये बात पूरी तरीके से सही है कि इस किंगडम के पीछे वही बंदा है और यहाँ पे ये सिर्फ एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टीवेटर है जो कि यहाँ पे अकेले उस बंदे को हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए ट्रिप यहाँ पे ये उसकी फाइनल डेस्टिनेशन होने वाली है यानी कि मौत। इसके बाद ये यहाँ पे सोल सर्च का इस्तेमाल करते हैं, वो गार्ड से कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे। इसके बाद ये सोल सर्च का इस्तेमाल करता है तो उसे पता चलता है कि इस गार्ड ने कुछ भी नहीं छुपाया है, उसने जो सब बताया वो पूरी तरीके से सही बताया है, इसलिए वो उसको यहाँ पे छोड़ के सीधा किंगडम के लिए निकल जाता है। लेकिन उसने छोड़ा था ना कियानो ने थोड़ी नहीं। इसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस गुंडे के साथ उसके जितने भी चले थे उन सभी को भी जला के राख कर देता है। इसको देख के ये साथ में वो सभी विलेज वाले भी हैरान थे और कियानो आगे से कहता है कि मैंने कुछ गलत थोड़ी नहीं किया, इन सभी बैटर्स को तो मर ही जाना चाहिए था। हालांकि उसने ऐसा कुछ यहाँ पे गुस्सा निकालने किया था जो अब तक यहाँ पे उसके अंदर भरा हुआ था ये की वजह से। ये आगे से कहता है कोई दिक्कत नहीं मुन्ना, तूने सब कुछ सही किया। वहीं पे गांव वाले तो खुशी हो जाते हैं और यहाँ पे ये को पूजने लगते हैं। इसके बाद हम किंगडम के एम्पायर को देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी से जूझ रहा था। क्राइसिस की वजह से उनकी जो पॉपुलेशन थी वहाँ पे 30% से कम हो गई थी। ऐसा ही चलता रहा तो फिर एम्पायर का किंगडम यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कोई उसे बचा नहीं पाएगा। उस एम्पायर की यहाँ पे जो डॉटर थी वो भागते हुए आती है और एम्पायर को बताती है कि उसने यहाँ पे दो लोगों को देखा है जो कि इमॉर्टल थे और वो उड़ते हुए यहाँ पे आ रहे थे। जिससे एम्पायर को यकीन हो जाता है कि ये लोग फाउंड हेवन की तरफ से होंगे जो कि यहाँ पे उनकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। फिर इसके बाद ये जो कियानो दोनों वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वहीं पे यूजन के लिए एकदम ग्रैंड एंट्रेंस के लिए एकदम जुगाड़ किया गया था जिसको देख के यूजन काफी ज्यादा खुश था। अभी के लिए कियानो उसकी तारीफ कर रहा था लेकिन वो मन के अंदर सोचता है कि जब असली कैलेमिटी आएगी तब तुम मुझसे भीख मांगो की मदद के लिए। एम्पायर यूजन को यहाँ पे वेलकम करता है तो यूजन बताता है कि वो यहाँ पे फाउंड हेवन से आया है उन लोगों की मदद करने के लिए। जिसपे एम्पायर यूजन को यहाँ पे वेलकम करता है पूरे किंगडम की तरफ से। जिसके बाद वो यहाँ पे पैलेस के अंदर से लेके जाता है। वहीं यूजन और कियानो दोनों पैलेस के अंदर जा रहे थे तो फिर पीछे से कोई उनकी नजर देख रहा था और मन के अंदर सोचता है कि ये खुद को यहाँ पे बाहुबली समझता है, लेकिन समय आने पे इसे समझ जाएगा कि ये मेरे मास्टर के आस-पास भी नहीं है। जिसके बाद वो कियानो को देखता है उसके सामने यूजन आराम से पड़ गया था और उसने अभी तक यहाँ पे उसे कल्टीवेशन करते हुए नहीं देखा था। तो वो मन के अंदर ये सोच रहा था कि ये साला इतना बड़ा आलसी आदमी यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे पहुंच कैसे गया बिना कुछ करते हुए। और वो ये सोच रहा था कि बहुत ही जल्दी वो यहाँ पे उसे सरप्राइज कर देगा जिसके बाद उसे यहाँ पे चीटी के तरीके मसल देगा। वो यहाँ कियानो के इरादों से पूरी तरीके से वाकिफ था इसलिए वो भी उसके मसल लेने के लिए अपने पैरों से जूते उतारता है। उसे कहता है कि पानी ले आओ मेरे पैर धो दो। इसके बाद मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ कल्टीवेशन के नए तरीके बताऊंगा जिससे कियानो का खून उबल जाता है और ये चीज उसके ईगो के पार जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ कर सकता है। वो कियानो से बार-बार कह रहा था कि करो यार कुछ तो करो, वहीं पे खड़े क्यों हो। कियानो का जो आर्ट स्टाइल जो एक्सप्रेशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे लेजिट है। वो ये सोच रहा था कि वहाँ पे डिमोनिक फ्लेम कल्ट का लीडर है जो इमॉर्टल हुआ करता था, उसके ये बुरे हालात आ गए कि उसे यहाँ पे किसी के पैर धोने पड़ेंगे। अब अगर तुम अभी तक यहाँ पे कियानो के साथ रिलेटेबल नहीं कर पा रहे हो तो मैं तुम्हें एग्जांपल दूं। तुम्हारे रिश्तेदार एकदम 2 कौड़ी का बच्चा तुमसे कह दे कि मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तुम्हें कैसा लगेगा? वो भी प्यार से नहीं फुल एटीट्यूड में। समझ जाओ बस कियानो के वही हालात है। लेकिन तभी इस काम के बीच में लंगा डालने के लिए यहाँ पे कोई आ जाता है जो कि यहाँ पे उन दोनों से कहता है कि वो क्राउन प्रिंस है और वो उन लोगों से यहाँ पे इस मैटर के लिए बहुत ज्यादा अर्जेंट में बात करना चाहता है। इस पे यूजन आगे से कहता है कि इतना ज्यादा अर्जेंट है तो फिर चेहरा तो दिखाओ, तो फिर क्राउन प्रिंस को सामने आना ही पड़ता है और वो यूजन को देख के अपने मन के अंदर सोचता है कि ये वो बंदा जिसने बैंडेज को एलिमिनेट किया था, इसके चेहरे से तो बिल्कुल भी नहीं लगता। इसके बाद क्राउन प्रिंस यहाँ पे यूजन को बताता है कि वो किसी सीक्रेट के बारे में उसे बताना चाहता है जो अपने फादर को नहीं बता सकता। वो यूजन को बताता है कि पूरे किंगडम के अंदर यहाँ पे डिमोनिक चीजें हो रही हैं और उसने कल रात यहाँ पे कई सारे डिमोनिक बैट्स को उड़ते हुए भी देखा था जो कि माउंटेन के पीछे जा रहे थे और पैलेस के अंदर कई सारी मेट्स और यहाँ पे जो नौकर है वो भी गायब हो रहे हैं। इसलिए क्राउन प्रिंस को लगता है कि इन सभी के पीछे यहाँ पे डीमंस का ही हाथ है। इसलिए वो यहाँ पे यूजन से मदद मांगता है क्योंकि उसकी एबिलिटीज यहाँ पे अनपैरेलल्ड है और वो पक्का यहाँ पे किंगडम को बचाने में मदद कर सकता है। यूजन आगे से कहता है वो ऐसी बात है क्या? वो हमें बताता है कि उसके डिवाइन सेंसेस ने पहले डिटेक्ट कर लिया है कि माउंटेन के ऊपर कोई भी चीज नहीं है। ये उसने यहाँ पे खुलेआम झूठ बोला है या तो वो यहाँ पे यूजन को बेवकूफ समझता है या तो कोई है जो कि यहाँ पे उसे सपोर्ट कर रहा है और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो यूजन यहाँ पे चटनी बना सकता है और यूजन यहाँ पे कौन सी किसी बात कर रहा है। इसलिए वो कहता है कि चलो भाई माउंटेन में चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा डीमन छुपा हुआ है। जिस पे क्राउन प्रिंस उसे यहाँ पे रास्ता दिखाने लगता है कि इस तरफ। फिर कियानो काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो सोचता है कि यूजन तो खुद यहाँ पे मौत के मुंह में जा रहा है, उसे तो कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब क्राउन प्रिंस दोनों को यहाँ से लेके जा रहा था तभी प्रिंसेस की नजर उन तीनों के ऊपर पड़ जाती है और उसे पहले से पता है कि उसका भाई यहाँ पे एक नंबर का दलाल है और वो यहाँ पे बिल्कुल उल्टे सीधे काम करता है। इसलिए पूरे पैलेस के अंदर कोई भी उसे बातचीत नहीं करता है और उसे समझ में आता है कि क्राउन प्रिंस यहाँ पे पक्का उन दोनों को कहीं पे फील्डिंग सेट करवाने के लिए लेके जा रहा है। इसलिए वो अपने फादर को बताने के लिए निकल जाती है। इसके बाद वो माउंटेन पे आ जाते हैं और ये जो आगे से कहता है बस करो भाई बहुत चलिए हम बहुत कॉमेडी बनाने काम को। इस पे क्राउन प्रिंस कहता है कि डीमन तो यहीं पे ही है। ये जो कहता है हां चलो अपनी ट्रिक्स दिखाओ, देख लिया मैंने। इस पे क्राउन प्रिंस आगे से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम बेवकूफ बनोगे, लेकिन मैं ये बात जान के हैरान हूं कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ पे आ गए। तुम्हें अपनी एबिलिटीज के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, लेकिन शायद तुम ये बात बोल लो कि कोई ना कोई होता है जो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग होता ही होता है। इसके बाद वो यहाँ पे किसी तलिस्मा को तोड़ता है और ये जो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम एक इमॉर्टल हो,
लेकिन तुम एक बेवकूफ आदमी के अलावा और कुछ भी नहीं हो। आज यही जगह तुम्हारे लिए यहाँ पे कवर बनेगी। मुझे तेलिस्मा तोड़ता है तो फिर यहाँ पे 5 एल्डर्स आ जाते हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल थे और ये लोग आते हैं यहाँ पे 5 फोल्ड बाइंडिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए कियानो को ये भी पकड़ लेते हैं। कई 5 एल्डर यहाँ पे ब्लड निदर्शक थे जो कि यहाँ पे नासन सोल स्टेज की लेट स्टेज पे थे और लोग ये कह रहे थे कि तुमने अपना काफी ज्यादा नाम कमा लिया हाल ही में, लेकिन आज तुम यहाँ पे नहीं बच के जा सकते वगैरह वगैरह, क्योंकि बाइंडिंग फॉर्मेशन से जिंदा निकलना नामुमकिन है। कोई यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे हो तो वो मुश्किल से ही आजाद हो सकता है। और हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि जल्दी ना करो, हमें सही सलामत रखना है हमारे मास्टर के लिए ताकि वो इसका यहाँ पे खून निकाल सके। और ये बात उस लड़की की तो फिर उसकी कल्टीवेशन क्रिपल कर दो और उसे वो मेरे लिए चाहिए, मैं उसके साथ मजे करना चाहता हूं। आमतौर पर मुझे यहाँ पे अजीब लगता है ये लाइनें बोलते हुए, लेकिन इस बार नहीं लग रहा क्योंकि मुझे पता है कि कोई ईंट से लड़ाना चाहता है। ऑफ कोर्स कियानो जैसे ही लाइन सुनता है तो उसका खून उबल जाता है, वो आगे से कहता है साले तेरा करोड़ तोड़ दूंगा मैं। इसके बाद अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन को बस चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर देता है। ये कहते हुए कि मैं तो कुछ नहीं करने वाला था लेकिन तूने मेरे अंदर का भेड़िया जगा दिया है, अब देख मैं क्या करता हूं। उससे पहले फॉर्मेशन को तोड़ता है, इसके बाद 5 एल्डर्स को भी लपेटे में ले लेता है, जिसको देख के क्राउन प्रिंस के फटी वो गंदा सोचता है इसने एक पल के अंदर ही पूरी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। वो एल्डर्स भी आगे से कह रहे थे कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे ये जो डिसेबल है वो यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे होगा। वो जैसे कि मैं पता है कि कियानो की स्टेज यहाँ पे एकदम हाई लेवल की है, यानी कि उसकी जो कल्टीवेशन है वो सेलेस्टियल टायर की है, इसलिए वो यहाँ पे सेम स्टेज के कल्टीवेटर्स को भी कड़ी टक्कर दे सकता है भले उसकी कल्टीवेशन लोहे क्यों ना हो। इसके बाद क्राउन प्रिंस यहाँ पे अपना लहजा बदल लेता है और आगे से कहता है कि इमॉर्टल लेडी हम लोग बातचीत कर लेते हैं ना तुम्हारी कल्टीवेशन के साथ में, अगर तुम यहाँ पे मेरे मास्टर को फॉलो करेगी तो फिर तुम्हारी कल्टीवेशन यहाँ पे लिमिटेड रहेगी। इस पे कियानो आगे से कहता है ऑफर अच्छा है लेकिन मैं अकेला ही काफी हूं। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए क्राउन प्रिंस को लपेटे में लेता है, उसकी बॉडी को यहाँ पे जलाने लगता है और उसका दम घुटने लगता है। तब ये उनसे कहता है हां ठीक है तुम शांत हो जाओ भाई, अगर तुम इसे मार दोगे तो फिर मैं सवाल जवाब किससे करूंगा। जिसके बाद उसे कहता है उसे छोड़ दो, तो फिर कियानो उसे छोड़ देता है। फिर ये उनसे पूछता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है, जिससे तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मास्टर के लिए कोई ऐसा कल्टीवेटर भी उसे यहाँ पे सर्व करेगा जो यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे है। इस पे क्राउन प्रिंस आगे से बताता है कि उसका मास्टर यहाँ पे सेंट्रल डोमेन का एक फॉर्मर इमॉर्टल है, इसका लेवल यहाँ पे किसी भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर से कई गुना आगे है। कहता है कि ये जो उसके सामने ग्रेनेड टेक देगा और मौत की भीख मांगेगा। ये आगे से कहता है वाओ सो ब्यूटीफुल, मैं तो देख के घबरा गया। इसके बाद वो यहाँ पे उसको और उसके तास्टर को ताना मारता है ये कहते हुए कि बाहर तो आए भाई तुम्हारा मास्टर, मैं एक एक करके यहाँ पे तुम्हारे एल्डर्स की फील्डिंग से करूंगा और देखते हैं कि तुम्हारा मास्टर कब तक नहीं आता। एक गिने पे यहाँ पे एक एल्डर की फील्डिंग करता है और उसकी मुंडी ही ब्लास्ट कर देता है। इसको देख के एल्डर्स के फटे उन्हें पता चल जाता है कि ये जो यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे है, अब यहाँ पे भागना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये दो बोलता है और दूसरे एल्डर की भी मुंडी उड़ा देता है, तीसरे पे तीसरे की, चौथे पे चौथे की और पांचवें पे वो यहाँ पे पांचवें एल्डर की भी फील्डिंग उड़ा देता है। जिसके बाद बस क्राउन प्रिंस बचा हुआ था और ये उनसे कहता है कि तुम्हारा भी नंबर लगा दूं क्या। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्राउन प्रिंस का मास्टर एंट्री मारता है, उसकी एंट्री धमाकेदार थी। वो हम लोग एम्परर और उसके डॉक्टर को भी देखते हैं जो कि लगातार उसी तरफ बढ़ते जा रहे थे जहाँ पे ये नया हुआ था। वो पे कियानो को कंफर्म हो जाता है कि ये वही बंदा है जिसके बारे में वो अभी तक हम लोगों को बता रहा था और उसे यकीन था कि ये उसके सामने टिक नहीं पाएगा। कहता है कि कियानो को भी शक हो रहा था कि वो उसे हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा। और क्राउन प्रिंस तो खुशी के मारे बखला जाता है कि उसका मास्टर यहाँ पे आ गया, अब उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। इसके बाद क्राउन प्रिंस के मास्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पे सिटियन जुएदा जो कि यहाँ पे ब्लड लाइन निदर्शक का मास्टर भी है और ये उसकी भी अकेले लेता है। ये कहते हैं कि अच्छा तुम जब स्किन के पीछे, मुझे तो ये लग रहा था कि तुम कुत्ते की तरह छुपे रहोगे और अपना चेहरा कभी भी नहीं दिखाओगे। इस पे सिटियन जो कहता है कि तुम ऐसे छोटे से कल्टीवेटर हो और उसे लगता है कि वो यहाँ पे मुझे हरा सकता है, तुम्हें दम है लेकिन इतना नहीं कि तुम मुझे हैंडल कर सको। लेकिन सिटियन कियानो को देख के ज्यादा हैरान हुआ था। कियानो से कहता है कि मैं भी हैरान हूं कि तुम अभी तक जिंदा हो, मरे नहीं। तो दोनों को देख के ये जो हैरान था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है भाई, ये दूसरे को जानते हैं क्या। सिटियन कियानो से कहता है कि मुझे बहुत सालों से किसी ने इस नाम से नहीं बुलाया, जब से यहाँ पे होली लैंड से मेरा पीछा कर रहा है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुमने मुझे अभी तक याद रखा हुआ है। इस पे कियानो आगे से कहता है कि उस महाजन को कोई चाह के भी बुला नहीं सकता है। इसके बाद कियानो हम लोगों को बताता है कि सिटियन यहाँ पे ट्रोय मॉडल रियल के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हुआ करता था, लेकिन उसने ताकत यहाँ पे ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम करके और अपनी टेक्निक्स को यहाँ अपने फॉलोअर्स के अंदर फैला के हासिल की थी। जहाँ पे उसके जब फॉलोअर्स यहाँ पे इस टेक्निक का इस्तेमाल करके ब्लड कंज्यूम किया करते तो फिर थोड़ा सा श्रेय उसे भी जाता था, जिसके बाद वो आखिर में अपने फॉलोअर्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया करता था, जिससे यहाँ पे उसकी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। उसके इन्हीं तरीके की वजह से यहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर्स एक साथ आए, मेजर सेट के लोग भी एक साथ आए और लोगों ने एक साथ यहाँ पे उसके खिलाफ में जंग छेड़ दी। ऑफ कोर्स यहाँ पे कियानो भी डिमोनिक पाथ को फॉलो करता था तो फिर उसके पास भी कोई चॉइस नहीं थी, उसे भी यहाँ पे जंग के अंदर हिस्सा लेना पड़ा था। लेकिन किसने सोचा था इतनी महाजन के बावजूद ब्लड डीमन यहाँ पे इन सभी चीजों को सर्वाइव कर जाएगा और जिंदा रहेगा। अगर ये न्यूज़ बाहर आ जाती है तो पूरे इस रीजन के अंदर यहाँ पे बवाल मच जाएगा। तो हम लोग क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि यहाँ पे सिटियन से कहता है मास्टर अब आ गए, आप इस लड़की को जल्दी से मार दीजिए और मेरा बदला लीजिए। इस पे सिटियन लेज़र मार के उल्टा उसे ही मार देता है, एवरेज डीमन स्टाइल, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ये पहले से एक्सपेक्टेड था। यहाँ तक कि कियानो भी आगे से कहता है कि मुझे कोई भी हैरानी नहीं हो तो अपने डिसाइपल्स को यहाँ पे अपने लिए रिसोर्स के तरीके इस्तेमाल कर ले। उसी टाइम पे सिटियन कियानो की तरफ अप्रोच करता है और उससे कहता है कि उसे एक दो कोड़ी का डिसाइपल क्यों चाहिए जब वो यहाँ पे किसी और को रिक्रूट कर सकता है। लेकिन अगर कियानो चाहता है कि वो मारा जाए तो फिर वो बिल्कुल भी उसकी जिंदगी यहाँ पे नहीं बचेगा। इस पे कियानो से कहता है कि तुम्हें अभी मेरे इरादे समझ में नहीं आते हैं। हम लोग साइड से यहाँ पे ये जो देखते हैं जो कि चिप्स खाते हुए बड़े आराम से ड्रामा दिख रहा था, वो मन के अंदर सोचता है कि ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही गहरा प्यार है। वो कियानो पीछे हटते हुए सिटियन से कहता है कि उसने अपनी खुद की आंखों से देखा था कि उसकी यहाँ पे इमॉर्टल बॉडी पूरी तरीके से सेटल हो गई थी 4 सेक्रेट पावर की आर्टिफैक्ट की पावर की वजह से। कहता है कि उसका ब्लड भी पूरी तरीके से हवा में घुल गया था, यानी कि वेपोराइज हो गया था, इसलिए वो जिंदा कैसे बच गया। इस पे सिटियन आगे से हंसते हुए कहता है कि काफी लंबे समय पहले उसने यहाँ पे इन सभी चीजों की तैयारी पहले ही कर ली थी। उसने यहाँ पे अपनी खुद की ब्लड की एसेंस ब्लड की एक ड्रॉप किसी खुफिया जगह पे छुपा दी थी, भले चाहे उसकी मेन बॉडी यहाँ पे किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन जब तक वो खून की बूंद जिंदा है तब तक अपने आप को यहाँ पे दोबारा जिंदा कर सकता है। तो सिटियन कियानो से कहता है कि तुम्हारा हाल तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है ना। इसके बाद वो कियानो से कहता है कि उसे यहाँ पे बहुत ही जल्दी अपनी कल्टीवेशन को रिकवर करना है और इस समय कियानो की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं है कि वो यहाँ पे कियानो के सामने यानी कि सिटियन के सामने टिक सके। और वो कियानो से कहता है कि अपना ब्लड मेरे अंदर घूमने दो, यानी कि फ्लो होने दो, जिससे हम दोनों एक साथ आ जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, कभी भी अलग नहीं होंगे। इस पे कियानो भी आगे से कहता है छी इसका क्या मतलब है भी, और वो डायरेक्ट इस ऑफर को मना कर देता है ये कहते हुए कि मैं अकेला ही काफी हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम अगर यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियल की पीक स्टेज पे हो तो फिर तुम मुझसे जीत सकते हो। इस पे सिटियन आगे से कहता है कि तुम्हारा स्ट्रगल ही मेरे लिए यहाँ पे मजा बनेगा, दूसरे लोगों के खिलाफ में तुम भले इस कल्टीवेशन गैप के साथ जीत जाओ लेकिन मेरे खिलाफ में तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं वो सभी पूरी तरीके से बेकार है। इस पे कियानो आगे से हमला करते हुए कहता है कि जब तक फाइट नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा। इसके बाद आगे से 5 सुप्रीम डिवाइन फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए सिटियन के ऊपर हमला करता है और सिटियन में फ्लेम्स को देख के हैरान हो जाता है, लेकिन वो बाद में ब्लड फिन पाम का इस्तेमाल करते हुए उन सभी अटैक्स को इजीली ब्लॉक कर लेता है, लेकिन धमाके की वजह से वो दोनों ही पीछे खिसक जाते हैं। कहता है कि सिटियन भी हैरान हो गया था कियानो की एबिलिटीज को देख के उसके पास ये फ्लेम कहां से आई, ये इतनी स्ट्रांग है कि वो यहाँ पे उसके ब्लड फिन पाम अटैक को भी आसानी के साथ तोड़ दे रही है। और वो ये सोच रहा था कि इस नमूने के पास ऐसी टेक्निक्स हाथ में कैसे लग गई। वह कियानो आगे से एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि सो तो अभी शुरू ही हुआ है। जिसके बाद वह फर्स्ट फायर रिलीज का इस्तेमाल करते हुए सिटियन के ऊपर हमला करता है। तो सिटियन भी आगे से यहाँ पे सोल डिवोरिंग ब्लड स्पीयर को बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा भी पाओगे, लेकिन कियानो की यहाँ पे जो टेक्निक थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो सिटियन के स्पीयर को यहाँ पे तोड़ते हुए सीधा उसके ऊपर हावी होती है और उसकी पूरी बॉडी को जमाने लगती है, इसलिए सिटियन को आगे से यहाँ पे ब्लड फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी टेक्निक को यहाँ पे रोकना पड़ता है। वह सिटियन कियानो से कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था मेरी नजर तुम्हारे ऊपर हमेशा सही थी और तुम्हारी प्रोग्रेस मुझे और भी ज्यादा मजा दिला रही है। क्या तुम्हारे हाथ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी लगे जो तुम्हें यहाँ पे सेंट्रल रीजन से बाहर निकाला गया या फिर तुमने किसी ग्रेट मास्टर को यहाँ पे अपना मेंटोर मान लिया है। इस पे कियानो आगे से कहता है कि ये सभी बातें फालतू सी बातें हैं, चुपचाप बकवास ना करो, मेरे साथ फाइट करो। वह कियानो भी आगे से इन सभी सूत्रों की तारीफ कर रहा था जो कि यहाँ पे ये जो ने दिया था, लेकिन वो कभी भी यहाँ पे सिटियन को ये पता लगने नहीं दे सकता है कि ये सारी टेक्निक्स ये जो ने उसे दी है जो कि यहाँ पे 2 कोड़ी के बैकवर्ड भी लैंड से आता है। वह सिटियन ये फैसला कर लेता है कि वो कियानो को यहीं पे खत्म कर देगा, क्योंकि अगर वो इसी तरीके से ग्रो होता रहा तो फिर उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो यहाँ पे कियानो से कहता है कि अब तुम्हें दिखाई देगा ट्रू इमॉर्टल बॉडी की पावर। सिटियन जैसे टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो फिर हम लोग वीक नम के अंदर कुछ अजीब और गरीब सिटीज को देखते हैं जहाँ पर जो भी नॉर्मल लोग थे उन लोगों के अंदर से ब्लड खींचा जा रहा था और ये सारा ब्लड यहाँ पे सिटियन की बॉडी के अंदर जाके इकट्ठा हो रहा था। इन लोगों ने ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा या फिर ये टेक्निक के शिकार रहे होंगे। सिटियन की बातों से हम लोगों को ये पता चलता है कि उसने सभी चीजें बहुत ही लंबे टाइम पहले तय कर ली थी, जिससे वो यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही जल्दी बूस्ट कर पाएगा एक घंटे के अंदर ही, क्योंकि कई सारे लोगों की जान खतरे में थी। इसलिए ये जो यहाँ पे कियानो से कहता है कि फालतू की बकवास बंद करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे खत्म करो। इस पे कियानो उसे आकर कहता है कि मुझे कमांड ना दो और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि सिचुएशन यहाँ पे इस तरीके से पालन गई है कि उसे यहाँ पे अपनी जिंदगी की चिंता हो रही थी। उसे तो ये लग रहा था कि ये जो उसे मदद की भीख मांगेगा, लेकिन अब तो उसे भी नहीं लगता है कि वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा सिटियन की इस इमॉर्टल बॉडी के सामने, क्योंकि यहाँ पे सिटियन की कल्टीवेशन डायरेक्ट बॉडी इंटीग्रेशन रियलम पे जा चुकी है। सिटियन लोगों को बताता है कि पहले जब वो यहाँ पे अपनी डिवाइन बॉडी के भरोसे था तो
फिर उसने यहाँ पे कई सारे ताकतवर लोगों के खिलाफ फाइट किया था, चाहे वो राइट साइड से हो चाहे वो डेमोनिक साइड से हो, लेकिन बिना किसी दिक्कत के उसने यहाँ पे उन सभी लोगों को हरा दिया था और होली लैंड को यहाँ पे पूरी तरीके से शमशान के अंदर बदल दिया था, सिर्फ अपनी इमॉर्टल बॉडी के भरोसे पे। हालांकि होली लैंड वालों ने यहाँ पे आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके उसकी पूरी इमॉर्टल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अब उसकी इमॉर्टल बॉडी यहाँ पे रिकवर हो चुकी है और उसके पास यहाँ पे उसकी 70% पावर वापस आ गई है वेस्टलैंड पॉरियंस की सोलर बॉडी को कंज्यूम करने के बाद में। और जब उसकी पावर यहाँ पे पूरी 100% पे पहुंच जाएगी तो फिर जितना भी यहाँ पे सेंट्रल डोमेन एरिया है वो उसके कब्जे में आ पाएगा और कोई भी उसे यहाँ पे रोक नहीं पाएगा। जिसके बाद वो कियानी से कहता है कि उसने यहाँ पे उसे मौका दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ पे उसे इग्नोर कर दिया। ये उसकी गलती है कि वो आज यहाँ पे मरने वाला है। हम लोग कियानी को देखते हैं और वो काफी ज्यादा घबरा गया था, जिसके बाद वो पर्पल फ्लेम हेवनिंग माइनिंग का इस्तेमाल करते हुए सीरियन की इमॉर्टल बॉडी के अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन इतना भी काफी नहीं था, उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये फाइट उसके परे थी। कियानी के पास यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मेशन है कि वो अपने डायन को डिस्ट्रॉय करे और फाइट बैक करने की कोशिश करे। जिसके बाद वो दोबारा एक दूसरे टेक्निक का इस्तेमाल करता है और फ्लेम ड्रैगन रेस को बाहर बुलाता है, जिससे ड्रैगन बाहर निकलता है, लेकिन सीरियन उस ड्रैगन के मुंह को पकड़ता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और कियानी से कहता है कि अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो, तो मेरी इंस्ट्रक्टेबल बॉडी के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी इमॉर्टल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए कियानी के ऊपर पंच मारता है, तो कियानी जल्दी से यहाँ पे गोल्डन फ्लेम होली सील का इस्तेमाल करता है अटैक को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन वो अटैक इतना पावरफुल था कि उसकी सील यहाँ पे टूट जाती है और वो धड़ाम से नीचे जाके गिरता है। इतनी देर में एम्परर और प्रिंसेस भी आ गए थे और वो दोनों भी यहाँ पे सीरियन के पावर को देख के काफी ज्यादा घबरा गए थे। एम्परर को ये लग रहा था कि आज उसके किंगडम का यही पे गेम बच जाएगा। हम लोग कियानी को देखते हैं और वो मन के अंदर सोच रहा था कि उसका खेल यहीं पे खत्म हो गया क्या उसे यहाँ पे सच में ये से मदद मांगनी पड़ेगी क्या उसे ये मानना पड़ेगा कि वो यहाँ पे ये से काफी ज्यादा कमजोर है और उसको ये चीज यहाँ पे हजम नहीं हो रही थी। और वो ये भी सोच रहा था कि यहाँ पे की कल्टीवेशन खुद यहाँ पे नासन सोलियम है, वो क्या यहाँ पे उसकी मदद कर पाएगा। सीरियन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि उसके जैसे कल्टीवेटर डायरेक्ट यहाँ पे इमोरलिटी का पीछा करते हैं क्योंकि वो यहाँ पे उसे सर्व करने से मना कर दिया है, इसलिए आज उसको यहाँ पे खत्म ही करना पड़ेगा। जिसके बाद वो यहाँ पे कियानी के ऊपर दोबारा हमला करने को आगे बढ़ता है और कियानी का दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है, या तो वो कुछ सोच नहीं पा रहा है या फिर वो गिव अप कर दिया है या फिर वो भी कोई तरीका ढूंढने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। जिसके बाद उसका सबकॉन्शियस माइंड ठीक कहता है कि ये जो आके मुझे बचाओ, यानी कि वो ये जो मदद के लिए बुलाता है। जिसको सुनकर यहाँ पे सीरियन काफी ज्यादा हैरान होता है, उससे पूछता है कि तुमने किसी और को मास्टर बना लिया क्या? इसके बाद ये जो बीच में एंट्री मारते हुए कहता है कि चलो आखिरकार मेरे बेवकूफ डिसिपल ने मुझे याद तो किया कि उसका एक मास्टर भी है। इसके बाद वो यहाँ पे सीरियन से कहता है कि मैं ही उसका मास्टर हूँ जिसको वो चीख चीख के बुला रहा है। फिर सीरियन देख के हैरान भी होता है और हंसता भी है, ये कहते हुए कि यार तुम्हारी इतनी बुरी हालत है कि तुमने यहाँ पे एक नासन सोलियम के कल्टीवेटर को अपना मास्टर मान लिया, तो यहाँ पे 2 गोली की जगह पे रहता है। यार तुमने तो पूरा यार डिमोनिक कल्टीवेटर का मुकाबला करा दिया। फिर कियानी अपने मन के अंदर सोचता है कि भले वो यहाँ पे ये जो एकदम घड़ी नफरत करता है, एकदम घड़ी, लेकिन इसके बावजूद वो उसका सीवियर ये बात कोई बदल नहीं सकता है। और अगर ये जो यहाँ पे उसके खिलाफ लड़ेगा तो फिर इससे यहाँ पे सिर्फ मिसफॉर्चून ही होगा। फिर ये जो यहाँ पे सीरियन से कहता है कि तुम मेरे को हल्के में ले रहे हो क्या? मैं तुम्हें संघर्ष उसका मास्टर क्यों नहीं लगता? फिर सीरियन आगे से एकदम फड़ी बात करता है, ये कहते हुए कि यार तुम्हारी औकात एकदम चीटी बराबर है, मेरा थूक पे तुम डूब के मर जाओगे। फिर कियानी पहली बार ये जो कहता है माफ कर दो मास्टर। उसे पता नहीं था कि उसका डिसिपल यहाँ पे सीरियन के खिलाफ लड़ भी पाएगा नहीं, लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ पे उससे मदद मांगी और वो ये जो कहता है तुम्हारे पास एबिलिटी है तो यहाँ से भाग जाओ, तुम कम से कम जिंदा तो बचोगे। जिस पे ये आगे से कहता है भागना मेरे खानदान में मुझे किसी ने नहीं सिखाया, बस तुम देखो कि तुम्हारा मास्टर कैसे इसकी सिटी पिटी गुल करता है। इसे तो कियानी भी हैरान हो जाता है कि ये मकलाल क्या बात कर रहा है भाई, रोला जमाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। सीरियन भी आगे से ये बोलता है कि तुम मुझे मारोगे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पर सिंगल अटैक भी कर पाओगे? इसके बाद वो यहाँ पे हाथ को आगे बढ़ाता है ये जवान को यहाँ पे क्रश करने के लिए, जिसको देख के कियानी की फटी और वो यहाँ पे ये कहता है कि भागो और उसे लगता है कि गेम खत्म हुआ, लेकिन ये जो जैसे हमला होता है तो सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है। जिसके बाद वो यहाँ पे ये जो की एबिलिटी और उसकी जो कल्टीवेशन थी उसे यहाँ पे बढ़ा देता है उस लेवल पे जिस लेवल पे यहाँ पे सीरियन की एबिलिटी और उसकी कल्टीवेशन है। वो पे ये जो जैसे यहाँ पे कल्टीवेशन बढ़ती है तो फिर एकदम खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है जो एक पल के अंदर ही सीरियन के हाथ को 20 से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसको देख के सीरियन भी हैरान कि अचानक से यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सिर्फ नासन सोल कल्टीवेटर था अचानक से उसकी कल्टीवेशन यहाँ पे बढ़ कैसे गई और डायरेक्ट उसके लेवल पे आ गई। ये देख के कियानी भी हैरान हो जाता है कि ये बंदा कितनी अपनी एबिलिटीज को छुपाता है यार। अभी कुछ समय पहले नासन सोल कल्टीवेटर बन के घूम रहा था, लेकिन असल में ये तो यहाँ पे कॉन्सोलिडेटेड बॉडी रियल्म का पावर हाउस है। इसे कियानी का खून दोबारा बोलता है कि इसीलिए ये जो उसे बार-बार उंगल कर रहा था क्योंकि वो अपनी असली कल्टीवेशन दिखाई नहीं दे रहा था उसका असली रूप दिखाने के लिए। और कियानी कहता है कि भगवान का शुक्र है कि मैं इसके ट्रैप के अंदर नहीं फंसा, नहीं तो मेरे पहले ही फील्डिंग सेट हो जाती। वो लोग एम्परर और प्रिंसेस को देखते हैं जो कि यहाँ पे ये जो एबिलिटी को देख के खुश थे और प्रिंसेस कह रही थी कि उसे यहाँ पे ये जो जैसा बनना है। इसके बाद हम ये जो देखते हैं और उसे भी अपना ऑरा महसूस हो रहा था जो यहाँ पे बढ़ गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो चीख भी दे तो वो यहाँ पे दुनिया तबाह कर सकता है। इसके बाद वो यहाँ पे सीरियन के सामने जाता है तो सीरियन उसे कहता है कि भले उन दोनों के बीच में पावर गैप एकदम ऊपर नीचे का हो, लेकिन उनकी टेक्निक्स और उनकी कल्टीवेशन यहाँ पे आसमान और धरती के बराबर है। इसके बाद वो अपने हाथ को रिकवर करता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि देखो असली ताकत किसे कहते हैं। जब तक यहाँ पे सीरियन का अटैक ये जो तक पहुंचता तक वो साला बीच में ही गायब हो जाता है सरकार की नेकी रातों के तरीके। और ये जो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं जानते असली ताकत के बारे में। इसके बाद वो यहाँ पे ह्यूमन किंग से सील का इस्तेमाल करता है और अपनी इमॉर्टल बॉडी को वहाँ पे बुला लेता है और उससे यहाँ पे यानी कि इमॉर्टल बॉडी से यहाँ पे हेवन स्पिनर का इस्तेमाल कराता है। वो भी एक नहीं कई बार जिसके बाद इमॉर्टल बॉडी के हाथों का इस्तेमाल करते हैं उस एनर्जी को एक बॉल के अंदर बदलता है और उसे यहाँ पे सीरियन की तरफ फेंक देता है। सीरियन हाथों की मदद से उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ यहाँ पे उस एनर्जी बॉल को ब्लॉक नहीं कर पाते और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसको देख के सीरियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने वाला था उससे पहले ये जो आगे से कहता है इसको कहते हैं कल्टीवेशन टेक्निक के बीच में गैप। वो ये जो लोगों को बताता है कि यहाँ पे ह्यूमन किंग से यहाँ पे जो पावर है वो यहाँ पे बढ़ गया सिस्टम नहीं यहाँ पे देखिए सीरियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने वाला था उससे पहले ये जो आगे से कहता है इसको कहते हैं कल्टीवेशन टेक्निक के बीच में गैप। वो ये जो लोगों को बताता है कि यहाँ पे ह्यूमन किंग से यहाँ पे जो पावर है वो यहाँ पे बढ़ गया सिस्टम नहीं यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है जो अपने आप ही होता रहता है और इसका लेवल यहाँ पे पहले वाले लेवल से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है जब उसने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। वो सीरियन को भी अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट था। वो यहाँ पे ये जो कहता है कि क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास ये सभी भारी भरकम टेक्निक है, लंबे बैटल में तुम मेरे खिलाफ जीत नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद वो यहाँ पे ये जो के पास सीधा हाथापाई करने के लिए आगे बढ़ता है। वो ये जो अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी इमॉर्टल बॉडी यहाँ पे सच में थोड़ी सी अजीब है, इसलिए ये जो अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। नई का सबसे पुरानी जो कि यहाँ पे अपने आप ही लेवल अप हो गई थी अब वो यहाँ पे परफेक्शन लेवल पे पहुंच गई है। जिसके बाद ये जो आगे से वही टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो सबसे फेमस टेक्निक है हेवन फिंगर का। और इसका इस्तेमाल करने के बाद में इस बार आसमान से एक नहीं बल्कि अनगिनत उंगलियां खड़ा कर नीचे आ रही थी जो कि इस टेक्निक की सेकंड फॉर्म थी और लगातार इसी तरीके से फिंगर्स नीचे आते ही जा रहे थे। जिसको देख के यहाँ पे सीरियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये से पूछता है कि ये किस तरीके की टेक्निक है। जिसके बाद वो ये जो कहता है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, तुम वर्दी हो मुझसे फाइट करने के लायक और अभी आखिर तक देखना ये अपने शब्द वापस नहीं बदल लेगा। इसके बाद ये जो कहता है कि चलो होल्ड बैक नहीं करते और मरते दम तक फाइट करते हैं। इसके बाद वो यहाँ पे अपने ब्लड को बाहर निकालता है और उनका इस्तेमाल करते हुए उनके फिंगर्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। हेवन फिंगर डायरेक्ट सीधा उन सभी स्विच और ब्लड को तोड़ते हुए सीधा सीरियन की इमॉर्टल बॉडी के ऊपर आके ही गिरते हैं और एक झटके के अंदर उसको यहाँ पे उसकी इमॉर्टल बॉडी से बाहर गिरा देते हैं। पर सीरियन ये जॉन को देखते हुए पूछता है कि तुम कौन हो और मन के अंदर सोचता है कि ऐसा मॉन्स्टर इस तरीके के छोटे इलाके के अंदर कैसे हो सकता है। वो बाहर की दुनिया से इसलिए तक दूर से था ताकि वो यहाँ पे अपने पावर को बढ़ा सके और ऐसे ही खतरनाक चीजों को अवॉइड कर सके, यानी जिनसे दरिंदों को जो यहाँ पे चुपके बैठते हैं। वो कियानी भी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये जो काफी ज्यादा स्ट्रांग है जो टेक्निक ये जो उसे दी थी उसके मुकाबले में ये जो टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो ये सोच भी नहीं सकता और इसलिए अभी तक वो यहाँ पे कियानी को खतरा समझ नहीं रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो कियानी को किसी भी पल मसल सकता है। इसके बाद ये जो यहाँ पे सीरियन को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो यहाँ पे परफॉर्म हेवन सेट की तरफ से ये जोन लॉर्ड ऑफ मिस्टिक पीक। इसको सुनकर सीरियन काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे परफॉर्म हेवन सेट के ऊपर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो यहाँ पे इतना पावरफुल हो, यहाँ तक कि वहाँ का लीडर कासन सोल स्टेज तक ही नहीं पहुंचा है। इसके बाद यहाँ से कल्टी मारने वाला था ये कहते हुए कि भाई टटा बाद में मैं तुम्हें याद रखूंगा। इसके बाद वो यहाँ पे ब्लड स्किप टेक्निक का इस्तेमाल करते भागने की कोशिश कर रहा था तो कियानी ये जो कहता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, अगर वो भागे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस अनइमेजिनेबल होंगे। वो सीरियन भागते हुए ये जो कहता है कि वो जब अगली बार वापस आएगा तो वो बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रहेगा और उसका खेल खत्म कर देगा। इसके बाद वो यहाँ पे खून की बूंद या फिर फायर के अंदर बदलता है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और आसमान की तरफ उड़ते हुए निकल जाता है। ये जो कहता है नेक्स्ट टाइम अगली बार का मौका दूंगा तब ना। इसके बाद ये अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और पता नहीं वो कैसे यहाँ पे जो सीरियन भाग रहा था दुआ या फिर खून की बूंद बन के उसे कस के पकड़ लेता है। ये देखिए सीरियन हैरान हो जाता है और ये जो कहता है कि किसने कहा मैं तुम्हें भागने दूंगा, मैं तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म कर दूंगा, अगर तुम यहाँ से भागे पता नहीं कितना इंसानों का खून चूसोगे तुम तो वैम्पायर के भी बाप बन जाओगे, इसलिए तुम्हें दुनिया से मुक्त करना ही सबसे बढ़िया तरीका है। जिसके बाद वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है और यही पे सीरियन की बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर कियानी अपने मन के अंदर सोचता है कि ब्लड डीमन जिसने यहाँ पे पूरे सेंट्रल डोमेन को हिला दिया था वो यहाँ पे ये जो हाथों से मारा गया। फिर एम्परर उसकी डॉक्टर को देखता है और ये दोनों सबसे ज्यादा खुश है। वो मन के अंदर सोचते हैं कि अब ये यहाँ पे ब्लड मारा जा चुका है तो उनके किंगडम के अंदर दोबारा शांति आ जाएगी। फिर जैसे यहाँ पे सीरियन को खत्म करता है तो वो सिस्टम से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा रिवॉर्ड आएगा, तुम तो प्रोफेशनल बोलते थे, तेरी
क्यों लग रही है? इस सिस्टम कहता है कि ब्रो आ रहा है वेट करो भाई, स्विगी अपडेट थोड़ी ना है कि 10 मिनट में हक देंगे, भले चाहे डिलीवरी पार्टनर की जान खतरे में क्यों ना हो। इसके बाद ये जो यहाँ पे रिवर हो जाता है और उसको यहाँ पे एक और मिस्टीरियस बोन मिलती है जो कि यहाँ पे रेवन यानी कि कलाकृति के साथ बंधी हुई थी और जिसके पास भी ये बोन होगी यानी कि उसके शरीर से जुड़ी रहेंगी, उसको यहाँ पे सुप्रीम इननेट क्वालिटी मिलेगी और उसकी किस्मत में लिखा रहेगा कि वो यहाँ पे पीरियड्स ओवरलॉर्ड बनेगा, यानी कि ये हड्डियां ये जो के लिए ही बनी हुई है। पर मैंने अभी तक बात नहीं की, लेकिन मुझे जानते हो क्या लगता है कि यानी कि ये लुक जानबूझ के बनाया गया है, ऑथर की कुछ तो फटी से थाईलैंड गया होगा पक्का, मैं लिख के देता हूं और वो फंस गया इस लाइन के चक्कर में। आई एम लेडी लेट बॉय। वो सिस्टम ये जो से पूछता है कि ये तुम यहाँ पे अपने साथ मर्ज करना चाहोगे? इस पे जो आगे से कहता है करना चाहते हो क्या, कर दो तुरंत, ऐसी चीजें पूछी नहीं जाती, बालक तुरंत कर दी जाती है। इस पे वो सभी बोन अब एजेंट के साथ यहाँ पे फ्यूज हो जाती है और उसको यहाँ पे टिकट मिल जाती है ओवरलॉर्ड बनने की और साथ में उसकी जो कॉम्बैट पावर है वो भी यहाँ पे स्काई रॉकेट कर दी जाती है। वो बोन से जैसे यहाँ पे एजेंट के साथ फ्यूज होती है तो उसकी जो एनर्जी लेवल थी वो बढ़ जाती है, जिससे यहाँ पे ये कियान की तरह बढ़ जाती है। वो मन के अंदर सोचता है कि इसकी एनर्जी लेवल कैसे बढ़ी भाई, इसके पास से कौन सा तंत्र मंत्र है भाई, इसके पास फॉर्चून कहां से आ रहा है। तो कियान का नया गोल बन चुका है कि वो यहाँ पे एजेंट की जो फॉर्चून है चुराना चाहता है, उन्हें हासिल करना चाहता है, जिसके लिए वो उसके साथ चिपका रहेगा और जैसे उसकी कल्टीवेशन हाई होगी तैसे वो उसके ऊपर हमला करेगा और उसकी फॉर्चून ले लेगा। इसके बाद एम्पायर और उसके डॉटर वो दोनों यहाँ पे एजेंट को शुक्रिया कहते हैं उन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए और पूरे किंगडम की तरफ से उसे यहाँ पे शुक्रिया कहते हैं कि उसने यहाँ पे डीमन को मार के पूरे किंगडम की जान बचाई है। इस पे ये लोगों से कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक एम्पायर के तौर पे उसे यहाँ पे लोगों को इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। जिस पे एम्पायर आगे से कहता है कि वो इन सभी चीजों को याद रखेगा। तो जब प्रिंसेस एजेंट से पूछ लेती है कि वो उसके साथ ज्वाइन कर सकती है क्योंकि वो यहाँ पे एजेंट के तरीके लोगों को बचाना चाहती है और डीमंस को मारना चाहती है। जिस पे एजेंट आगे से यहाँ पे इनसाइड ऑफ आई को ओपन करता है तो फिर उसे यहाँ पे डॉटर यानी कि प्रिंसेस की नाम और बाकी सभी जानकारी मिलती है। इसका नाम यहाँ पे ज़ाओलिंग है, कल्टीवेशन अभी इसके पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसका जो टैलेंट है वो यहाँ पे टॉप ग्रेड का वाटर स्पिरिट रूट टैलेंट है, यानी कि ये वाटर टाइप कल्टीवेटर बन सकती है। जिससे एजेंट को समझ में आ जाता है कि इसके पास यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा टैलेंट है। इसलिए जो आगे से कहता है कि ज़ाओलिंग के पास यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा टैलेंट है वाटर स्पिरिट रूट के लिए और वो काफी ज्यादा अच्छी स्टूडेंट बन सकती है, तो वो उनके इस डिटरमिनेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसपे वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो एम्पायर एजेंट से कहता है कि उसने यहाँ पे किंगडम की मदद की है और साथ ही में उसकी बेटी को यहाँ पे इस के तौर पे एक्सेप्ट किया है, इसी का ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए वो यहाँ पे उन लोगों के लिए दावत रखता है और उन्हें यहाँ पे इनवाइट करता है और एजेंट को भी कोई दिक्कत नहीं थी। जिसके बाद वो यहाँ पे कियानी से कहता है कि चलो चलते हैं। जिसके बाद हम लोग कुछ दिनों के बाद कियानी को देखते हैं जिसने अपनी चोटी हील कर ली थी और उसकी कल्टीवेशन में यहाँ पे इंप्रूव हो गई थी कुछ दिनों के अंदर ही ये जो टेक्निक और कुछ स्किल्स की मदद से, और वो यहाँ पे एडमायर करता है कि ये जो के पास जो मेथड है वो सच में यहाँ पे काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हालांकि ये जो उससे पहले यहाँ पे बचाया है, लेकिन इसके बावजूद जो बेइज्जती उसने सही है उसको यहाँ पे इतनी जल्दी मिटा नहीं सकता है, इसलिए मौका आने पे वो यहाँ पे ये जो से बदला जरूर लेगा और उसको यहाँ पे मजा चखाएगा। और जब ये भयानक सोच और इरादे सोच रहा था उसी टाइम पे यहाँ पे ये जो से कहता है कि मास्टर से पास आओ, तुम्हारे मास्टर बुला रहे हैं। इस पे कियानी का दोबारा मुंह फूलता है, लेकिन क्या करे मजबूरी जो है, इसलिए ये जो के पास जाना ही पड़ता है। और हम लोग ये जो देखते हैं जो कि अलग कहानी बढ़वा रहा था। इसने एक नॉवल पढ़ी जहाँ पे मेन कैरेक्टर इसी की तरह ट्रांसमिग्रेट हो जाता है, लेकिन उसे यहाँ पे पावर नहीं मिलती, बल्कि वो यहाँ पे कहानी लिखना शुरू करता है और उसको कहानी लिखने से पावर मिलती है वगैरह वगैरह। कियानी भी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये क्या बढ़वा रहा है। जिसके बाद वो पूछता है कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया। जिस पे ये जो से कहता है कि तुम आगे। जिसके बाद वो यहाँ पे ज्यादा फोकस उस टब की तरफ करता है जहाँ पे गर्म पानी रखा हुआ था। जिसके बाद वो पानी के अंदर अपने पैर डालता है और उसे कहता है देख क्या रहे हो, पैर साफ करो मेरे। इस पे कियानी की दोबारा सुलग जाती है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता है। उसने अपनी आंखों से देखा कि ब्लड डीमन के साथ क्या हुआ, तो वो उसके खिलाफ जा नहीं सकता। वो ये जो से बार-बार उंगली करते जा रहा था कि तुम्हें अपने मास्टर के पैर साफ नहीं करने क्या, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तब भी एक अच्छा डिसिपल कभी भी नहीं करेगा। बट कियानी कर ही कुछ कर सकता है, इसलिए वो चुपचाप नीचे बैठा और पैर साफ करना शुरू करता है। वो भी जो उसके मजे ले रहा था और मन के अंदर सोचता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे चारों खाने चित कर दोगे मौका आने पे। भाऊ ये तो बस शुरुआत देखते जाओ तुम्हारे में क्या क्या हाल करता हूं। कियानी जैसे उस पानी को टच करता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसे पता चलता है कि ये पानी या इनफिनिट वाटर है। इसके बाद कियानी हम लोग को बताता है अगर कोई भी मॉडल इस पानी को कंज्यूम कर ले तो फिर उसकी बॉडी को यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक इंटरनल ग्रांट्स ऑफ पावर्स मिलती है, जिससे वो यहाँ पे अपनी बॉडी के सभी इंप्योरिटीज को रिमूव कर सकता है, जिससे उसकी कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। जब तक इस पानी की छोटी सी बोतल में यहाँ पे इतनी ज्यादा महंगी रहती है कि कोई भी इसे यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता और ये बोतल कई सारे कल्टीवेशन और कल्टीवेटर्स की सपना होती है। लेकिन वहीं पे ये जो जैसा आदमी इसे अपने पैर धो रहा है, जिससे कियानी को यकीन हो जाता है कि इस बंदे के पास एक बहुत बड़ा फॉर्चून है, इसलिए वो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे रंगबाजी दिखा रहा है। और उस टाइम पे कियानी का जो गिल्टी माइंड था वो पे ट्रिगर करता है और वो मन के अंदर सोचता है कि वो सारा ये पानी पी ले तो फिर उसकी कल्टीवेशन यहाँ पे कितनी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। लेकिन उस टाइम पे उसका जो कॉन्शियस माइंड था वो पे ट्रिगर करता है, वो अंदर सोचता है ये पानी पीऊंगा मैं छी, और उसको यहाँ पे उल्टी जैसा मुंह बन जाता है। कियानी उसे कहता है ऐसे कैसे एक्सेप्शन है भाई, तुम्हारे पैर में बदबू मार रहे हैं क्या। जिस पे कियानी आगे से कहता है कि कुछ भी नहीं, वो कुछ और सोच रहा था। वहीं पे हम लोग को पता चलता है कि ये जो ये पानी सिस्टम ने दिया था डेली चिकन रिवॉर्ड के तौर पे, इसलिए वो इसका इस्तेमाल पैर धोने के लिए कर रहा है कियानी को तड़पाने के लिए। वहीं पे वो कियानी से कहता है कि पानी ठंडा हो रहा है उसे गर्म करो, तो फिर कियानी अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है पानी को गर्म करने के लिए और यहाँ पे ये जो मजा आने लगता है ये कहते हुए आहा कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके अगले सीन में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे ज़ाओलिंग आ जाती है जो कि इन लोगों को बुलाने के लिए आई हुई थी, लेकिन तभी वो यहाँ पे ये एकदम कंफर्ट से भरा हुआ चेहरा देखती है जो काफी ज्यादा संतुष्ट लग रहा था। और तभी उसकी आंखें मार जाती है कि वो कुछ ऐसा डिजाइन देख लेती है, उसे ये लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फूंका जा रहा है वो भी खतरनाक तरीके से, और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मास्टर और डिसिपल के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप होगा। इसके बाद वो तुरंत यहाँ से शर्मा के भाग जाती है। वो भी एजेंट को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो शर्मा की क्यों भाग गई। उस टाइम पे कियानी ये जो कहता है कि ये पैर धोना उसके लिए सैटिस्फैक्टरी है, और मैं कियानी का चेहरा दिखाया जाता है जो कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा था, मेरे पास शब्द नहीं है। बी स्टेट देख रहा को अपना। वो भी आगे से ये कहता है कि यार तुम लौंडा हो, मुझे इसीलिए तुम्हें पता आता है, बहुत बुरा लगता है, वो तो हमें आ रहा है तुम दोनों को देख के। वो भी कियानी आगे से बस अपने दांत भींचता रह जाता है ये कहते हुए कि समय आने पे मैं इन सभी चीजों का बदला लूंगा। उस टाइम पे ये जो यहाँ पे रिंग करती है उसे बताया जाता है कि सेक्रेटरी उसे बुला रहा है। यूनियन ये जो बताता है कि उनके इलाके के अंदर एक सीक्रेट एशियन रियलम ओपन हुई है, इसलिए कई सारे सेक्टर वहां पे जा रहे हैं और उनके सेक्टर को भी फायदा होगा, इसलिए उन लोगों को वहां पे जाना चाहिए। वो भी को एशियन सीक्रेट रियलम के बारे में नहीं पता तो कियानी उसे बताता है कि एशियन सीक्रेट रियलम्स यहाँ पे ट्रेजर से भरी रहती है और कल्टीवेशन रिसोर्स से भी इनके अंदर इतना ज्यादा दम रहता है कि वो यहाँ पे किसी भी कल्टीवेटर का भाग्य बदल सकते हैं और डायरेक्ट उन्हें इमॉर्टल भी बना सकते हैं अगर रिसोर्स का सही से इस्तेमाल किया जाए। कहता है कि कियानी भी नहीं सुना कि यहाँ पे ऐसी तो कोई सी जगह पे कोई एशियन रियलम भी हो सकती है। वो भी कियानी अपने मन के अंदर सोचता है कि भले यहाँ पे और भी कई सारे लोग और क्या मचे, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर सकता है खुद की यहाँ पे पावर और कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, जिससे उसको यहाँ पे इमॉर्टलिटी भी हासिल मिल सकती है। वो भी सिस्टम ये जो एक नया रिवॉर्ड देता है कि उसे यहाँ पे सीक्रेट रियलम को जाके चेक करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे एक सरप्राइज रिवॉर्ड मिलेगा और ये को इसके अलावा क्या ही चाहिए था। वो सिस्टम से पूछता है कि उसे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या सरप्राइज है ये। इस सिस्टम से कहता है मैं तुम्हें बता दूं तो ये सरप्राइज कैसे रह जाएगा। इसके बाद ये जो यहाँ पे कियानी से कहता है कि सामान बात हम लोग सेट के लिए निकल रहे हैं। फिर इसके बाद ये जो यहाँ पे डायरेक्ट एम्पर के पास जाता है विदाई लेने के लिए। ज़ाओलिंग आगे से कह रही थी कि अपना ध्यान रखना, जब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी और मैं टच में रहूंगी, ये दोनों तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि विदाई होने वाली है। वो एम्पर भी यहाँ पे ये जो बिल्कुल वैसे ही बातें कर रहा था कि मेरी बेटी का ध्यान रखना मेरी कीमती है ये, जैसे कि अपनी बेटी के साथ बिहाई दे रहा है ये। इसलिए आगे से कहता है कि मैं थोड़ी तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगा, सेट वाले रखेंगे और वैसे भी हर कोई अपने हाथों से अपनी किस्मत लिख के आता है भाई, इसमें हम थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। इसके बाद वो ज़ाओलिंग को बुलाता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वो ज़ाओलिंग जाते हुए अपने फादर से कहती है कि जब वो इमॉर्टल बन जाएगी तब वो वापस आएगी उसे मिलने के लिए। इसके बाद अगला सीन फेदर इमॉर्टल सेक्टर का होता है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे ज़ाओ और उसके मास्टर को देखते हैं यानी एल्डर ज़ो यांग को, जो कि ज़ाओ से कहते हैं कि उसने सुना है कि वेस्टलैंड के अंदर एक सीक्रेट रियलम ओपन हुई है और तुम्हारे फादर का विंड थंडर सेक्टर भी वहीं पे ही था जिसको यहाँ पे इनहेरिट किया गया था। इसके बाद ज़ाओ को ये भी बता देता है कि तुम्हारे सेक्टर तुम्हारे फादर को खत्म करने वाला अब यहाँ पे नाम बदला जा रहा है सेक्टर का, तो याद रखना ज़ूटियान सेक्टर मिस्टिक पीका लॉर्ड था। इसमें ज़ाओ आगे से यहाँ पे ये जो कल्टीवेशन के बारे में पूछता है तो वो मास्टर बताता है कि उसकी कल्टीवेशन शायद नासन सोरियम की ही है, यही बताया जा रहा है। इसमें ज़ाओ को ये लगता है कि ये जिनको मारना है मुर्गी मारने के जितने बराबर है। इसके बाद वो अपने मास्टर से पूछता है लेकिन एल्डर मुर्गी के बारे में क्या, उनको किसने मारा। जिस पे एल्डर ज़ो यांग को भी नहीं पता था कि इन सभी चीज़ों की कौन है, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं था। सभी लोगों का शक यहाँ पे सिर्फ परफॉर्म हेवन सेक्टर की तरफ जा रहा था, ये नाम बदल देना यार मुझे बहुत दिक्कत होती है। हालांकि ये लोग भी पूरी तरीके से श्योर है कि कोई यहाँ पे एल्डर को हरा भी सकता है जो कि यहाँ पे दो कोड़ी के सेक्टर से आया हो, जिसमें दोनों को यही लगता है कि यहाँ पे कोई और दूसरा ही कल्प्रिट होगा जिसके पीछे यहाँ पे सब कुछ हुआ है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे परफॉर्म हेवन सेक्टर को अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय तो होना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये उसके फादर को मारा था बदले के तौर पे। कोई ज़ो यांग ज़ाओ से कहता है कि इतना याद रखना कि वहाँ पे एशियन सीक्रेट रियलम भी ओपन हुई है, इसलिए वो यहाँ पे उसके साथ कई सारे एल्डर्स को भेजने वाला है उसके साथ कंपनी देने के लिए। और इसके अलावा वो यहाँ पे फेदर सेट को फेदर इमॉर्टल सेट को रिप्रेजेंट करने वाला और बाकी सेट के साथ में यहाँ पे कॉम्पीट करेगा। रिबन्स की बात यहाँ पे डिले हो सकती है लेकिन जो मिशन यहाँ पे उसे दिया गया है कि सीक्रेट रियलम वाला उसे डिले नहीं किया जा सकता है, जिसको ज़ाओ आगे से ये कहता है कि वो यहाँ पे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है तो हम उसके पीछे यहाँ पे मास्टर ज़ो यांग को देखते हैं जो आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि इसी तरीके से अच्छा परफॉर्म करते रहो, जो रिसोर्स तुम्हें मिले तो वो मेरे पास लेके आओ। जिसके बाद हम दोनों यहाँ पे
टेलीवर्स एंड ट्रांसेंडेंट रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू करेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोगों को लंबा चौड़ा एपिलॉग दिया जाता है कि कुल रियलम के अंदर जो भी लोग यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में पहुंच जाते हैं उन्हें यहाँ पे गॉड बुलाया जाता है। जो यहाँ पे बॉडी इंटीग्रेशन रियलम में पहुंच जाते हैं उन्हें हेवनली गॉड्स बुलाया जाता है। जो यहाँ पे ग्रेट असेसन रियलम में पहुंच जाते हैं उन्हें वल्नरेबल या फिर सुप्रीम वंस बुलाया जाता है। और जो इसको भी पार करके यहाँ पे टेलीवर्स एंड ट्रांसेंडेंट रियलम में पहुंच जाते हैं उन्हें यहाँ पे स्पेडो सूडो इमॉर्टल के नाम से जाना जाता है। और जो भी कैरेक्टर्स को यहाँ पे इमॉर्टल के साथ एसोसिएट किया जाता है उनके स्ट्रेंथ को यहाँ पे इतना माना जाता है कि वो पूरे डोमेन को ही डोमिनेट कर सकते हैं। वेस्टलैंड काफी ज्यादा रिमोट एरिया यानी कि एक ऐसा इलाका जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन हाल ही में यहाँ पे उसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है इस सीक्रेट रियलम खुली होने की वजह से, जो कि यहाँ पे इमॉर्टलिटी के साथ कनेक्शन बनाती है। इसलिए कई सारे सेक्टर अलग अलग जगहों से यहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं ताकि वो लोग उस सीक्रेट रियलम को एक्सप्लोर कर सकें। इसलिए हम लोग यहाँ पे कई सारे कल्टिवेटर्स को देखते हैं जिन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि 2 गोली की जगह पे जो कि यहाँ पे बैकवर्ड मानी जाती है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी है जो डायरेक्ट इमॉर्टलिटी हासिल करा सकती है। इसलिए सभी कल्टिवेटर्स को ये लगा था कि यहाँ के जो कल्टिवेटर है वो इतने वीक है कि ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में कभी जाएगी ही नहीं। इसलिए सब कुछ इन लोगों को ही हासिल करना है। इससे पहले यहाँ पे इमॉर्टल से कहा जाए जल्दी से माल लूट लो या से भाग चलो। इसके बाद अगला इस डोमेन के बाहर वाले इलाके आ जाता है जहाँ पे सीक्रेट रियलम खुलने वाली है। इसलिए यहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा हो गए थे पहले ही। हम लोग यहाँ पे कई सारे सेट को देखते हैं जो कि इसी इलाके के यानी कि जैसे कि अपना परफॉर्म सेट है वैसे ही सेट भी है। जैसे कि हमें पहले बता दिया गया था पूरे टोटल 6 सेट है जिसमें विन थंडर सेट तो पहले जा चुके हैं, इसलिए बचे हुए 4 यहाँ पे आ गए थे। बस ये जो सेट बचा हुआ था, इसलिए बाकी लोगों को ये लग रहा था कि वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि वो लोग पहले ही काफी सारे टॉप मेजर सेट के साथ में फाइट कर रहे हैं यानी कि फंसे हुए जैसे कि थंडर सेट हो गया, इमॉर्टल सेट हो गया। इसलिए वो लोग इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं ताकि उनका मामला किसी के साथ भिड़ ना जाए। मतलब सेट वाले अगर उनके ऊपर चढ़ाई कर दी तो ये लोग कुछ कहीं कर पाएंगे। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कल्टिवेटर आता है जो कि मूवी माउंटेन सेट की तरफ से था और उनका पैट्रियार्च है जो कि हाल में अपने सर्कुलेशन से बाहर निकला और डायरेक्ट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे है। इसलिए बाकी सेट के जो यहाँ पे लीडर्स थे वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है तो फिर लोग इनके साथ नहीं भिड़ पाएंगे। और वैसे भी यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर पहले से ही था। इनका सेट की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद सभी लोग उस पैट्रियार्च को यहाँ पे वेलकम करते हैं। ये कहते हैं कि बधाई हो, आप यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में पहुंच गए हैं। जिसपे वो पैट्रियार्च आगे से कहता है कि मेरी किस्मत तो देखो, साले के बाहर आया तो सर्कुलेशन से अभी सिर्फ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए और ऐसे बता रहा है किसकी किस्मत है। खैर ये लोगों से डायरेक्ट कहता है कि इसका ही माउंटेन सेट यहाँ पे पहले अंदर जाएगा सीक्रेट रियलम में, अगर किसी को इससे आपत्ति है तो आगे भिड़ लो। जिसपे ऑफ कोर्स बाकी जो कल्टिवेटर्स थे वो कहीं इसके खिलाफ जीत सकते हैं, सभी नासन सोल रियलम में है तो उनके खिलाफ जीतना नामुमकिन है। इसलिए वो लोग यहाँ पे पैट्रियार्च का ही कहना मानते हैं। इसलिए मूवी माउंटेन में जितने भी लोग थे वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका माइटी एल्डर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है।